जांगपिंग क्लास में बैठा हुआ है और खुद के बनाए हुए जेम्स खा रहा है। वो जैसे ही एक जेम खाता है उसको एक नया स्किल मिल जाता है, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक एक स्किल है। वो बोर हो रहा है और क्लास में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है, जबकि बाहर की दुनिया को मॉन्स्टर्स कब्जा कर रहे हैं जो इंसानों को खाते हैं और उनका रूप ले लेते हैं। ये ऐसे क्रीचर्स हैं जिनके पास इतना हाई लेवल का इल्यूजन है कि सिर्फ हमारा हीरो ही उसे देख सकता है। बस कुछ दिन पहले तक सब लोग उसको एक लूजर समझते थे जिसके पास एक यूजलेस स्किल है और जिसे सिर्फ एक फार्मर बनना था। सच ये है कि जब सभी को कॉम्बैट स्किल्स मिली, हमारे हीरो को कॉन्ट्रैक्ट जेम्स बनाने की एबिलिटी मिली। ऐसा जेम बनाने के लिए फिजिकल और मेंटल एनर्जी दोनों लगती है और इसके काम करने के लिए टारगेट को उसे अपनी मर्जी से खाना पड़ता है। एक बार खा लिया तो उसकी लाइफ, सोल और विल पूरी तरह से हमारे हीरो के कंट्रोल में आ जाती है। और तो और टारगेट को एक रेयर स्किल और इल्यूजन से इम्यूनिटी भी मिल सकती है। लेकिन कैच ये है कि कोई भी अपनी मर्जी से पूरा पपेट बनना नहीं चाहता, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड सू जिंग्याओ ने भी माना कर दिया था। जब वो लगभग हार मान चुका था और फार्मर्स लाइफ एक्सेप्ट कर चुका था, तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। क्या हो अगर वो क्रिस्टल खुद खा ले और अपना ही पपेट बन जाए। शॉकिंग बात है, ये आइडिया काम कर गया। उसको अपने बॉडी पर पूरा कंट्रोल मिल गया, कुछ लिमिट्स के साथ। वो कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं कर सकता था, जैसे फ्लाइंग या दूसरे क्रीचर्स में ट्रांसफॉर्म होना, लेकिन वो अपनी बॉडी से वो सब कुछ करवा सकता था जो एक ऑर्डिनरी पर्सन कर सकता है, जैसे मार्शल आर्ट्स में मास्टरी करना। फिर भी वो अपनी बॉडी को दौड़ा सकता था और पुशअप्स करवा सकता था जब उसका ब्रेन सो रहा हो। जब वो अगले दिन स्कूल में उठा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जब तक स्कूल की टॉप स्टूडेंट उसके पास नहीं आई, जबकि दूसरे लोग उसके आने पर ताली बजा रहे थे। जंगपिंग को एक मनहूस आवाज सुनाई दी और उसकी जगह एक डरावना क्रीचर दिखा। किसी और ने रिएक्ट नहीं किया और जैसे ही वो फिगर एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ आगे झुका, उसने जांगपिंग से कहा कि वो पेल लग रहा है और पूछा कि क्या वो ठीक है। जांगपिंग ने उस डरावने क्रीचर के सामने भी खुद को शांत रखा। उसने बात को टाल दिया और बोला कि उसने बस एक बुरा सपना देखा और नींद पूरी नहीं हुई। क्लास का बहाना देकर वो तुरंत वहां से निकल गया। बाहर जांगपिंग उलझे हुए फीलिंग्स से रेसल कर रहा था। वो श्योर नहीं था कि क्या ये उसका भ्रम है या म्यूटेटेड बीस्ट स्कूल में घुस चुके हैं, और सबसे ज्यादा उसको ये चिंतित कर रहा था कि कोई और नोटिस क्यों नहीं कर रहा। जब उसने टीचर को बताने का सोचा तो उसको स्टाफ रूम में एक और क्रीचर मिला और वो तेजी से भागा। वो अभी भी शॉक्ड है और सोच रहा है कि ये जगह शायद पहले ही एक लिविंग हेल बन चुकी है। जांगपिंग को रियलाइज हुआ कि उसको ये बीइंग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जेम निगलने के बाद ही दिखने लगे हैं। जेम जंकी को रियलाइज हुआ कि वो समनर भी है और समन भी, इसलिए सिर्फ वो ही खुद को कंट्रोल करता है और कोई बाहरी फोर्स उसकी बॉडी या माइंड के साथ टैंपर नहीं कर सकती। उसने सोचा कि कोई भी इल्यूजन उस पर अफेक्ट नहीं कर सकता और इसलिए वो अकेला ही म्यूटेटेड बीस्ट्स को उनके इस भेष में देख सकता है। सिस्टम इस क्रीचर को सेलेस्टियल फॉक्स बताता है। लेवल 26 ग्रोथ अननोन है और इसमें परसेप्शन को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के जरिए मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है ताकि दूसरे लोग इस व्यवहार को न देख पाएं। लेवल 1 पर वो इसका मैच नहीं है। उसे ये भी रियलाइज हुआ कि फॉक्स किसी को खुलेआम निगल नहीं कर सकता, बल्कि खुद को ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की तरह भेष बदल रहा है जो चैटिंग कर रहे हैं, इसलिए कोई नोटिस नहीं करता। क्योंकि ये माइंड कंट्रोल एबिलिटी है, सेल्फ समनर सोचता है कि सू जिंग्याओ अपनी साइकिक क्लास मेंटल पावर के साथ उसकी हेल्प कर सकती है। स्कूल छुट्टी के बाद जंगपिंग अस्यूम करता है कि सेलेस्टियल फॉक्सेस सिर्फ कैंपस तक लिमिटेड हैं, लेकिन वो स्तब्ध रह जाता है जब उसको रोड पर एक कपल दिखता है और उसे रियलाइज होता है कि लड़की असल में उन्हीं फॉक्सेस में से एक है। कितने लोग उनके बीच में अननोटिस्ड घूम रहे हैं, ये सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है। सिटी गार्ड हेडक्वार्टर्स पर एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट उसका वेलकम करती है और वो सू जिंग्याओ से मिलने को कहता है, जिसने उसी दिन एनलिस्ट किया था। उसको शॉक लगता है जब उसके सामने वाली औरत भी भेष में एक सेलेस्टियल फॉक्स निकलती है। इस प्रकाशन से वो और ज्यादा हिल जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि इन बीस्ट्स ने सिटी गार्ड को ही अंदर प्रवेश कर लिया है और वो हाई लेवल अवेकनर्स से भी छुपे हुए हैं जो उनके इल्यूजन्स को पियर्स नहीं कर सकते। जब जिंग्याओ आती है, जांगपिंग कहता है कि वो सिर्फ ये चेक करने आया था कि वो ठीक है या नहीं। वो मुस्कुराती है, अश्योर करती है कि वो फाइन है और उसे अपने नए टीममेट्स से इंट्रोड्यूस करवाने को कहती है। ऑकवर्डली वो बस इतना ही कहता है कि ये तो ग्रेट है। जिंग्याओ अपनी रिजॉल्व शेयर करती है कि वो इतनी स्ट्रांग बनना चाहती है कि उन बीस्ट्स का शिकार कर सके जिन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा था, और नर्वस होने के बावजूद जांगपिंग उसे सपोर्ट करता है। फिर वो मेंबर्स की कमी का बात करती है और पूछती है कि क्या उसे सिटी गार्ड में उसके लिए सिफारिश करनी चाहिए। जांगपिंग डिक्लाइन करता है। उसे लगता है कि उसकी पावर यूजलेस है और फार्मिंग के लिए बेटर सूटेड है, लेकिन वो उसे सेफ देखकर अच्छा फील करता है और डिसाइड करता है कि अब और इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, वो डर जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि जिंग्याओ और उसके टीममेट्स भी डिस्गाइज में सेलेस्टियल फॉक्सेस हैं। बाहर जांगपिंग ये रियलाइज करके शॉक्ड है कि सिटी गार्ड, जिसे पर्ल सिटी की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है, वो सेलेस्टियल फॉक्सेस से करप्ट हो चुकी है। वो सोचता है कि ऐसी पावर इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो गई। जिंग्याओ तो आज ही ज्वाइन हुई थी। फिर भी फॉक्सेस ने सिर्फ स्कूल ही नहीं, पूरी सिटी को इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। उनके लिए हर कोई सिर्फ कैटल है जो उनके ट्विस्टेड गेम में फंसा हुआ है।
अपनी एनालिसिस एबिलिटी यूज करके सेल्फ समनर को पता चलता है कि सेलेस्टियल फॉक्सेस की लेवल रेंज 1 to 9 लो, 10 to 19 मिड, 20 to 29 हाई और 30 to 39 एपेक्स उसके आसपास ज्यादातर लेवल 15 से ऊपर है, जिसमें एक की पोटेंशियल अननोन है। और सिटी गार्ड जो हाई लेवल अवेकनर से भरी है वो भी उन्हें डिफीट नहीं कर सकती। जिसने लोशू को मारा था वो बहुत आगे है, क्योंकि उसे एनालाइज करने की कोशिश करने पर उसकी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी। वो क्रीचर एक एपेक्स है, लेवल 40 से ऊपर, एक किंग लेवल थ्रेट है जो शायद दूसरे फॉक्सेस को उनकी रैंक से कहीं ज्यादा लड़ाने के लिए एम्पावर कर रहा है। ज्यादातर म्यूटेटेड बीस्ट से अलग सेलेस्टियल फॉक्सेस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और रूप धारण के मास्टर होते हैं जो परफेक्टली ब्लेंड हो जाते हैं। हालांकि ये सब एक एक्ट होता है। उनका मेन टारगेट बड़े पावरफुल या हाई प्रोफाइल फिगर्स होते हैं ताकि वो कंट्रोल हासिल कर सकें, जबकि ऑर्डिनरी पीपल को बाद के लिए लाइव स्टॉक बनाकर रखा जाता है। उनसे टक्कर लेना सीधा सुइसाइड है। फिर भी जंगपिंग खड़ा रहकर मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। काश वो और स्ट्रांग होता। एक हफ्ते बाद जंगपिंग सुबह 4 बजे के आसपास उठता है। वो हर दिन जल्दी उठ रहा है क्योंकि कांस्टेंट ट्रेनिंग के बाद उसकी बॉडी को कम रेस्ट चाहिए। इतनी मेहनत के बावजूद वो सिर्फ लेवल 2 तक ही पहुंचा है और नए स्किल्स को अवेकन करने की आशा में जेम्स बनाता रहता है। ज्यादातर कलरलेस निकलते हैं और उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आज वो एक पर्पल जेम बनाता है। हालांकि वो मजेदार नहीं लगता, पर वो उसे खा लेता है और पावर की एक लहर फील करता है। अपना स्टेटस पैनल चेक करते हुए ये डमी देखता है कि उसकी ग्रोथ 4 स्टार्स तक राइज हो गई है, उसके स्टैट्स इंक्रीज हो गए हैं और उसकी एबिलिटीज लेवल 2 पर एडवांस हो गई हैं। एक नया बोनस इफेक्ट भी एक्टिवेट होता है। उसे नाइट वॉकर एबिलिटी मिलती है, जिससे उसको नाइट विजन, फास्टर मूवमेंट, लाइटर स्टेप्स और शैडोज में वैनिश होने की पावर मिलती है। सेल्फ समनर शॉक्ड लेकिन रोमांचित होकर रियलाइज करता है कि अब वो रात की आड़ में आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सेल्फ समनर को हर लेवल पर एक नई एबिलिटी अनलॉक करना बहुत पसंद है और नाइट वॉकर एक्टिव होने के बाद वो ट्रेनिंग में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। अपनी रन के दौरान वो नोटिस करता है कि उसकी विजन तो दिन की रोशनी में भी ज्यादा शार्प हो गई है। रोड साइड पर एक रिंग उसकी आंख को पकड़ लेती है। उसकी एनालिसिस से पता चलता है कि ये एक असैसिनेशन रिंग है जो पहनने वाले को सबकॉन्शियसली दूसरों से इग्नोर करवाती है। हालांकि हाई लेवल अवेकनर्स सुरक्षित हैं। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। वो जल्दी ही इम्पोस्टर लोशू को एक और आदमी के साथ गर्म झगड़े में देखता है और अस्यूम करता है कि रिंग उसी की होगी। नाइवली जांगपिंग को लगता है कि वो आदमी लोशू को इंसान समझ रहा है और वो बस उसका दुश्मन है। जब फाइट शुरू होती है जांगपिंग को याद आता है कि लोशू तो एक ऑर्फन थी जो कभी ऐसे दुश्मन नहीं बनाती। तो सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन है कि दूसरे लोग भी सीक्रेटली सेलेस्टियल फॉक्सेस से लड़ रहे हैं। क्रीचर अचानक कुछ सेंस करता है और कन्विंस्ड हो जाता है कि उसकी गुमी हुई रिंग कोई ले गया है। लेकिन वो फॉक्स अभी भी जांग की प्रेजेंस से अनजान थी। उसको लगा कि कोई मिड लेवल अवेकनिंग पास में था और वो जल्दी से अपने हाईनेस को रिपोर्ट करने भागी। जांग को रियलाइज हुआ कि वो रिंग तो सिर्फ चारा थी, पर वो रिंग वापस करता तो और शक होता है, इसलिए उसने रिंग अपने पास ही रखी। सुबह के 5:30 बजे जब आसमान अभी भी डार्क था, नाइट वॉकर और रिंग के साथ उसको लग रहा था कि वो अनटचेबल है और उसने सीखा कि स्ट्रेंथ सिर्फ पावर से नहीं गियर से भी आती है। तभी ईरी फुटस्टेप्स ने उसका नाम पुकारा। जिंग्याओ की एनर्जी उसको वार्न करती है कि वो छुप जाए। कुछ ही मोमेंट्स में इम्पोस्टर लुओ दूसरे बीस्ट्स के साथ आ जाता है और उस पर गैंग अप करने को रेडी है और वो रैट फेस फॉक्स उसको स्मैश करके मार देने की तैयारी में था, जबकि वो सेल्फ समनर खर्राटे मारने का नाटक कर रहा था। इम्पोस्टर लुओ हर इमोशन की झलक ढूंढती है जो उसको एक्सपोज कर सके। उसको कन्विंस हो गया कि ये यूजलेस ट्रैश वो भागा हुआ आदमी नहीं है। उसने एक्सपेक्ट किया था कि असली बंदा अब तक अपनी जान के लिए फाइट करता। क्लॉज स्ट्राइक करने को रेडी थे, पर उसको अब भी रिंग का कोई ट्रेस नहीं मिला। रैट फेस को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये लड़का हर मॉर्निंग जॉग करता है पर आज नहीं किया, इसलिए वो अपने हाईनेस को उसे किल करने की बहस करता है। पर इम्पोस्टर लुओ जो सेलेस्टियल फॉक्सेस की हाईनेस है, जुंगपिंग को वर्थलेस फूड मानती है और क्योंकि वो खाना वेस्ट नहीं करती, इसलिए रैट फेस के पास ओबे करने के सिवा कोई चॉइस नहीं था। थोड़ी देर बाद जांग अपनी आंखें खोलता है जब उसका रूम क्लियर हो चुका था और वो सांस लेता है। वो उस बेड पर मौत से थोड़ा ही दूर था। उसने रिंग को तोड़कर निकाला। उसने रियलाइज किया कि उसकी आदत वाली मॉर्निंग जॉग भूलना लगभग उसकी टिकट टू हेवन पक्का कर चुका था। उसकी लक अच्छी थी कि खुद को सोने का ऑर्डर देने से शक दूर रहा। उसने जिंग्याओ की आवाज सुनी थी। हालांकि उसका एक हिस्सा सोचता है कि कहीं वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन तो नहीं थी। इस सेंटिमेंट को साइड में करते हुए उसने उसकी मौत का बदला लेने के लिए स्ट्रांग होने का पक्का फैसला कर लिया है। फिलहाल वो एक नॉर्मी लाइफ का एक्ट जारी रखता है। सेलेस्टियल फॉक्सेस से शक न हो इसका पूरा ख्याल रखता है। उसके बाद 2 लड़कियां गॉसिप करती हैं कि उनकी एकेडमी के पास सिटी गार्ड को आधी कटी हुई बॉडी मिली है। पता चला कि वो नोटोरियस ब्लैक डेथ स्टार था, पर्ल सिटी का टॉप असैसिन, जिसने एक बार ओल्ड सिटी लॉर्ड को घायल किया था। ये गॉसिप जांग तक पहुंचती है, जो पता करता है कि ये लास्ट नाइट वाला सफेद कपड़ों में आदमी होगा। उन्होंने सुना कि ओल्ड सिटी लॉर्ड के इंजरीज कभी पूरी तरह हील नहीं हुए और वो जल्दी मर गया था। इससे जांग रियलाइज करता है कि अगर इम्पोस्टर लुओ ने इतने बड़े असैसिन को इतनी आसानी से खत्म कर दिया तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी है।
फिर भी उसको ये समझ नहीं आता कि उन्होंने बॉडी पब्लिक क्यों की, जब तक कि ये सेलेस्टियल फॉक्सेस के खिलाफ जाने की हिम्मत करने वालों के लिए एक वार्निंग न हो। जेम जंकी श्योर है कि इससे सेलेस्टियल फॉक्सेस का अटेंशन ही आएगा और वो गार्ड पर आ जाएंगे, इसलिए उसको खुद को बचाने के लिए गियर चाहिए। उसने क्लास के बाद ब्लैकस्मिथ शॉप्स चेक करने का डिसाइड किया। मार्केट जाते समय जांग एक ब्लैकस्मिथ को एनालाइज करता है जो इक्विपमेंट बेच रहा था, पर उसको पता चलता है कि वो असल में बहरूपिया में सेलेस्टियल फॉक्स है। उसने रियलाइज किया कि सिटी की सारी ब्लैकस्मिथ शॉप्स अब उनके कंट्रोल में होंगी, उसकी एनालिसिस एबिलिटी 100 सक्सेसफुल यूजेस के बाद इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने की वजह से। वो इम्पोस्टर ब्लैकस्मिथ को लेवल 15 पर मार्क करता है, साथ ही उसका ग्रोथ पोटेंशियल भी देखता है। वही म्यूटेटेड बीस्ट जोंग को अपना माल बेचने की कोशिश करता है, पर जांग इंटरेस्टेड नहीं है और ऐसी शॉप ढूंढता है जो उनके कंट्रोल में न हो। जल्दी ही उसको आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप दिखती है, जहां टॉप क्वालिटी सोर्ड शाइनी क्राफ्ट्समैनशिप के साथ डिस्प्ले पर था। सेल्स ब्रैड बूढ़े आदमी की तारीफ करता है कि वो सख्त है, पर क्लेम करता है कि वो सबसे कम प्राइस दे रहा है, भले ही इसमें उसका नुकसान हो। बूढ़ा आदमी बेवकूफ नहीं बनता, ब्रैड का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उसकी बेटी डिनर का वेट कर रही है। इस बात से ब्रैड गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि क्या बूढ़ा गधा बहरा है। तभी जांग सोर्ड उठाकर उसे इंस्पेक्ट करता है, जिससे ब्रैड गुस्सा हो जाता है कि उसने उसके सामान को कैसे छुआ। अपनी एनालिसिस यूज करते हुए जुंग को पता चलता है कि ये कॉमन क्वालिटी की वन हैंडेड सोर्ड है जो टूट चुकी थी और खराबी से रिपेयर की गई थी। जॉन कैजुअली पॉइंट आउट करता है कि सोर्ड टूट जाएगी और ऐसा ही होता है। सेल्स ब्रैड गुस्से में फट जाता है। वो चिल्लाता है कि क्या जोंग जानता भी है कि वो कौन है। जब उसके कपड़े ड्रामेटिकली फटते हैं तो वो खुद को शिंगी मार्शल आर्ट्स एकेडमी के मास्टर एमा का डायरेक्ट डिसाइपल डिक्लेयर करता है और तेज स्पीड से चार्ज करता है और जांग को तैयार रहने को कहता है। जांग हिला तक नहीं और बिना एफर्ट के उसको थप्पड़ मारता है। ब्लॉन्डी सेल्फ समनर पर गंदा खेलने का आरोप लगाता है, लेकिन जोंग की एनालिसिस उसको ल्यू बाइगुओ के रूप में रिवील करती है, एक लो अवेकनर जिसका 1 स्टार ग्रोथ पोटेंशियल है और वो लेवल 1 पर अटक चुका है, सिर्फ अर्थ शैटरिंग एबिलिटी के साथ। हालांकि ये देवेन डिफाइंग और चमकीला है, चमका उसको इतना ड्रेन करता है कि एक बार शुरू होने के बाद वो रुक नहीं सकता। क्राईबेबी जांग को चले जाने की अर्ज करता है, पर जेम जंकी को वहां रुके रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्लॉन्डी स्नीक अटैक की कोशिश करता है, पर जांग उसको तुरंत रोक देता है। तभी कोई आती है और कहती है कि वो 5 मिनट के लिए गायब थी और जगह पहले ही लाइवली हो गई है। वो वुमन जांग को वार्न करती है कि बाहर चला जाए, वरना उसको फेंक दिया जाएगा। ब्लॉन्डी सॉरी बोलकर बाहर भाग जाता है, जबकि जंग कैजुअली दूसरी शॉप्स चेक करने का डिसाइड करता है, पर वो लेडी उसको रोक देती है। वो सेल्फ समनर से बात करने की इंसिस्ट करती है। जोंगसेंस को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर लड़की इंसिस्ट करती है कि वो रुके और बात करे। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एक डैमजेल है जो अपने अंकल ल्यू टीफेंग की केयर करते हुए सरवाइव कर रही है। उसके अंकल की बेटी मिसिंग है, इसलिए वो बहुत चिंतित है। सेल्फ समनर को देखते हुए वो उसकी बॉडी फिट और पर्सनैलिटी से काफी खुश है। फिर अचानक उसको दीवार से पिन कर देती है, जिससे वो ब्लश करने लगता है। बिना कुछ और सोचे ये ब्यूटी जांग को ब्लैकस्मिथ के रूप में हायर कर लेती है, अंकल ल्यू टीफेंग की केयर करने और शॉप मैनेज करने के लिए। फूड, लॉजिंग और मंथली सैलरी की अश्योरेंस देती है। जब वो उसके मेलन्स के साथ स्क्विश्ड था, जांग सोचता है कि अगर वो फॉर्जिंग सीख लेता है तो गियर पे आगे बहुत सेव कर सकता है। ऊपर से ये शॉप सेलेस्टियल फॉक्स के कंट्रोल में नहीं है। एक स्ट्रॉ हैट पहनकर वो बोल्डली डिक्लेयर करता है कि वो किंग ऑफ ब्लैकस्मिथ्स बनेगा। वो औरत उसको जोर से थप्पड़ मारती है, उसको गुड सपोर्ट बोलती है, एग्जैक्टली वही जो उसने अपने चुने हुए आदमी से एक्सपेक्ट किया था। फिलहाल ये जेम जंकी बस उसके हाथ के नीचे सर्वाइव करने पर फोकस करता है, वरना रिस्क है कि खून निकलते निकलते मर जाएगा। कुछ दिन बाद वंडर वुमन उस सेल्फ समनर ब्रो से कहती है कि और स्ट्रेंथ यूज करो। वो सिस्टर चो चांग से पूछता है कि क्या ये ओके है, पर वो अश्योर करती है कि कोई नहीं आएगा। उसके सामने पसीना बहाते हुए वो उनकी एक्सक्लूसिव नीडिंग फॉर्जिंग टेक्निक में ट्रेन करता है। मटेरियल्स को गूंधे हुए डोग की तरफ यूज करता है। वो वेयरहाउस से मोल्ड लेने चली जाती है और उसको वार्न करती है कि आग बुझने न देना। उसके बगल में उसको एक स्कारलेट सर्पेंट स्केल दिखता है। वो सोचता है कि क्या ये फ्यूल है, पर आग कम होने की वजह से वो निराश है। वो जल्दी से उसको आग में फेंक देता है ताकि वो जलता रहे। तुरंत स्टोव एक्सप्लोड हो जाता है और जोंग सोचता है कि अब तो गया काम से। इस गर्मी की लहर के साथ कुछ गड़बड़ लगती है। जैसे ही एक स्कल फेस आसपास के स्मोक को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही वो होश में आता है, जोंग सोचता है कि आग कैसे बुझी, लेकिन उसकी चेस्ट बहुत तेज जल रही होती है। एनालिसिस यूज करके वो डिस्कवर करता है कि वो हायर ग्रोथ पोटेंशियल के साथ लेवल 3 पे पहुंच गया है, जैसा कि उसने गेस किया था। उसका लेवल 3 बोनस एक्टिवेट होता है, रिवील करता है कि न्यू पावर्स अनलॉक करने से उसका पोटेंशियल बूस्ट होता है और एनालिसिस और एक्वायर्ड एबिलिटीज दोनों का लेवल अप होता है। अगर वो ऐसे ही अवेकनिंग करता रहा तो उसकी ग्रोथ लिमिटलेस हो सकती है। फिलहाल वो फायर डिवाउरर अनलॉक करता है, जिससे वो फ्लेम्स निगलकर उनको अपने बॉडी में फायर एलिमेंटल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, जिसको वो डिस्चार्ज कर सकता है जब तक वो डिप्लीटेड ना हो जाए। उसकी फायर एलिमेंटल एनर्जी अब 100 आउट ऑफ 100 है। ये जेम जंकी को याद दिलाता है कि सबकी ग्रोथ पोटेंशियल की एक सीमा होती है। फिर भी वो सोचता है कि क्या वो अकेला है जो मल्टीपल एबिलिटीज अनलॉक कर रहा है। वो समझता है कि फायर डिवाउरर ने ही फ्लेम्स अब्सॉर्ब की होंगी। हालांकि
वो लेवल 3 पर पहुंचने के बाद पहले ही एक लेवल 3 जेम निकल कर चुका था, पर उसको ये समझ नहीं आता कि इफेक्ट सिर्फ शाम को ही क्यों ट्रिगर हुआ, शायद किसी स्पेशल कंडीशन के चलते। तभी चैंग अंदर बर्स्ट करती है और इस मेस का एक्सप्लेनेशन मांगती है। पास आते ही वो उसको ऑफ गार्ड पकड़ती है, पूछती है कि क्या उसने स्कारलेट सर्पेंट स्केल को चूल्हे में फेंका था जिससे एक्सप्लोजन हुआ। अपनी गलती मानते हुए वो दोष खुद पे लेती है, पर जांग डैमेज की चिंता करता है। चांग उसको ब्रश ऑफ करती है कि अगर वो ठीक है तो सही है, पर वो बैफल्ड है कि उसने स्कारलेट सर्पेंट स्केल से पैदा हुई फ्लेम्स को कैसे बुझाया, जिन्हें बुझाना लगभग इम्पॉसिबल है। जांग कहता है कि यह एक लंबी स्टोरी है। इसी बीच चांग सरप्राइज होती है कि फ्यूजन इतना अच्छा कैसे हो गया, क्योंकि ऐसे रिजल्ट्स के लिए अक्सर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं। वो जांग के टैलेंट पर रिमार्क करती है, स्कूल को ब्लाइंड बोलती है कि उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया, जो उसको 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्वालिफाई कराती है। जेम जंकी अग्री करता है, नोट करता है कि लोग हमेशा सिटी गार्ड और इन्वेस्टिगेशन टीम को उनमें से 2 मानते हैं जब तीसरे के बारे में पूछा जाता है। चांग एक्सप्लेन करती है कि पर्ल सिटी उसका पार्ट है, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कम ही पता है, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं। याद करते हुए कि जांग पहले इक्विपमेंट के लिए बाहर गया था, चैंग उसको एक डैगर देती है। एनालिसिस से वो इसको ब्यूटी स्टीयर के रूप में पहचानती है, जो कलर आयरन से बना है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और मिड रैंक 19 तक के म्यूटेटेड बीस्ट्स को काटने जितना स्ट्रॉन्ग है। इसकी वर्थ लगभग 1 लाख है, जो उसकी 3 साल की सैलरी के बराबर है। जांग हैरान रह जाता है कि वो इसको रख भी सकता है, पर चांग इंसिस्ट करती है कि यह उसकी प्रोग्रेस का रिवॉर्ड है। जांग शॉक्ड है कि उस जैसा कोई ये रख सकता है, पर चांग जिद करती है कि वो इसको अपनी इंप्रूवमेंट का रिवॉर्ड समझे। फिलहाल उसको एक मिशन पे जाना है और वो पूछती है कि क्या स्कूल स्किप करना फाइन है, पर जांग बताता है कि उसने ग्रेजुएशन प्रोसीजर पहले से ही कंप्लीट कर लिया है। वंडर वुमन उसको बोलती है कि अनस्टेबल ओल्ड मैन का ख्याल रखे और यकीन दिलाए कि वो शॉप फिर से न खोले। जांग सोचता है कि सेलेस्टियल फॉक्सेस ने ब्लैकस्मिथ को इसलिए अकेला छोड़ दिया होगा क्योंकि वो बिजनेस में नहीं था, पर जब उसने शोर मचाया उससे अब उनका अटेंशन ड्रॉ हो गया होगा। क्योंकि रात हो चुकी है, वो नाइट वॉकर स्किल यूज करके आसपास स्काउट करने का डिसाइड करता है। इसी बीच एक चेयरफुल लड़की एक रूइंड प्लेग्राउंड में झूल रही है, पर सच में वो भेस में एक लेवल 3 म्यूटेटेड बीस्ट है। जांग का ये फर्स्ट टाइम है जब वो अपने लेवल की इतनी लो लेवल फॉक्स को देखता है, और अपने बूस्टेड गियर के साथ उसको कॉन्फिडेंस है कि वो इसको हैंडल कर सकता है। अगर सिटी गार्ड गिर भी गई है तो इन्वेस्टिगेशन टीम जो सिटी के बाहर है उन पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और वो प्लान करता है कि फॉक्स की डेड बॉडी देकर हायर मैनेजमेंट का अटेंशन पकड़े। तभी एक चिलिंग आवाज सुनाई देती है। उसको मजाक करती है कि एक बच्चे पे अटैक करने का कर सोच ही वो पैनिक कर रहा है। आवाज इरादे से भरी है, उसको वार्न करती है कि हिलो मत वरना गए काम से। वॉइस उसको अटैक न करने की चेतावनी देती है, और शेकन जोंग रियलाइज करता है कि ये वुमन उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसका नाइट वॉकर एबिलिटी और असैसिनेशन रिंग उसके सामने यूजलेस हैं, क्योंकि वो उनके पार तक देख सकती है। वो उसको कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो ऑर्फनेज ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे मिलो। जब ओमिनस हवा धीरे धीरे गायब होती है, वो पहले ही जा चुकी होती है। जेन सोचता है कि वो सेलेस्टियल फॉक्सेस के साथ नहीं है, वरना वो अब तक मर चुका होता। जेन इसी ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। उसने अपना बचपन सड़क के उस पार छोटे से पार्क में स्लॉपी फाइटिंग मूव्स प्रैक्टिस करते हुए बिताया था, इसलिए उसका नाम ऑर्फनेज ट्रेनिंग ग्राउंड्स है, जो अब उसको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो वुमन उसके पास्ट या उसके सीक्रेट्स को जानती है। ये क्लियर है कि वो उसको देख रही थी, ठीक टाइम पर आकर उसको पहले रोका था, और जांग को शक है कि वो उसको किसी रीजन से यहाँ लेके आई है। अचानक जंगलों से एक म्यूटेटेड बीस्ट निकलता है। एनालिसिस एक्टिवेट करके जांग उसको आर्मर्ड वेनम टेल रैट के रूप में देखता है, एक 2 स्टार लेवल 5 रोडेंट। उसकी वेनम सैक उसकी पूंछ पर बोन स्पर्स को पावर देती है, जो एक डेडली टॉक्सिन देने की ताकत रखती है। वो बीस्ट उससे 2 लेवल ऊपर है, इसलिए सेल्फ समनर पहले पीछे हटने का सोचता है, पर तुरंत अपना मन बदल देता है। अगर उसने इसको अभी खत्म नहीं किया तो कल ऑर्फेनेज के बच्चे खतरे में पड़ सकते हैं। वैसे भी ये सिर्फ एक लो लेवल बीस्ट है, और चैंग के डैगर के साथ उसको पूरा विश्वास है कि वो जीत जाएगा। अपनी पास्ट लाइफ में उसने जितने वेब नॉवेल्स पढ़े थे, उनमें हीरो पावर मिलते ही कॉम्बैट एक्सपर्ट बन जाता था, जो उसको पता है कि बिल्कुल ही नॉनसेंस है। वो मानता है कि उसको कोई रियल बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो जांग पिंग के समन्ड बीस्ट को आगे कमांड कर सकता है। जब वो खुद रोड पे चार्ज करता है, जब वो हवा में फ्लिप करता है और रोल करके काउंटर करता है, तो जांग ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है, डैगर से संभालते हुए। उसका डिफेंस बहुत अव्यवस्थित था, और वो तुरंत रियलाइज करता है कि रोडेंट का आर्मर इतना मोटा है कि ब्यूटी स्टीयर उसको छेद नहीं सकती। इस बीस्ट को हराने के लिए उसको एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। लड़ते हुए जांग को ऐसा लगता है जैसे वो एक वीडियो गेम कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा हो, बस इस बार वो खुद है। वो सोचता है कि बीस्ट का एक ही वीक स्पॉट है, उसकी अनआर्मर्ड आंखें। पर जब वो डिफेंसिव बॉल में घूम हो जाता है तो उस टारगेट को हिट करना और भी मुश्किल हो जाता है। जेम जंकी डिसाइड करता है कि उसको बीस्ट का पोस्चर तोड़ना होगा, तो वो फायर डिवाउरर एक्टिवेट करता है, और जल्दी उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी पहली कमांड पर्ल फिस्ट रैटबस्टर स्टाइल तैयार करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि पर्ल हिस्ट्री के वो बोरिंग लेसन्स असल में काम आएंगे। यह टेक्निक ब्रूट फोर्स से दुश्मन को अति दबाव डालने पर फोकस करती है, छोटे ओपोनेंट्स को कुचलने के लिए परफेक्ट। जैसे ही रोडेंट लंजेस करता है, जांग एक फेंट के साथ शुरुआत करता है।
उसको फायर डिवाउरर कॉम्बो में चेन करता है, फिर अपना नया मूव करता है, फ्लेम्स फूटकर बीस्ट को पीछे धकेल देती है, उसको निस्सहाय छोड़कर। वो उसके वीक स्पॉट पे स्ट्राइक करता है, जिससे एक एक्सप्लोजन ट्रिगर होती है जो उसको खत्म कर देती है। उसकी स्टैट्स तुरंत बढ़ जाती हैं और वो रियलाइज करता है कि रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा तेजी से उसको लेवल अप करता है। पर कुछ तो गड़बड़ है। वेनम टेल रैट को यहाँ होना ही नहीं चाहिए। सिटी वॉल्स के अंदर सिर्फ सेलेस्टियल फॉक्सेस का होना चाहिए। अचानक ब्लैक एनर्जी जमा होती है और उसके चारों तरफ घूमती है, उसको नीचे घसीटती है और एक आवाज उसको 5 मिनट देती है। एक आइस कोल्ड वुमन अपीयर होती है, उसको घूर कर देखती है और डिमांड करती है कि वो प्रूफ दे कि वो इंसान है। जांग हैरान रह जाता है कि वो प्रूव करे तो कैसे। जांग कंफ्यूजन में पड़ जाता है जब आइस वुमन उससे इंसान होने का प्रूफ मांगती है। वो रियलाइज करता है कि वो सिटी के अंदर म्यूटेटेड बीस्ट्स को सेंस कर सकती है, हालांकि वो एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकती, इसलिए वो उसको टेस्ट कर रही है। जब उसने उस छोटे सेलेस्टियल फॉक्स पर अटैक करने की कोशिश की थी, तभी उसको शक हुआ होगा। एक नर्वस स्माइल करते हुए वो पूछता है कि क्या वो कम से कम उसको हिंट दे सकती है कि उसके कहने का क्या मतलब है, और साथ ही सोचता है कि क्या वो रोडेंट शुरुआत से ही उसका टेस्ट था। 4 मिनट बचे थे। जांग 2 मिनट उसको एनालाइज करने में वेस्ट करता है और हर बार फेल हो जाता है। इतने फेलियर्स के बाद उसकी स्किल एडवांस्ड एनालिसिस में इवॉल्व हो जाती है, जो अब टारगेट का फैक्शन रिवील कर सकती है। अगले अटेम्प्ट पर उसको फाइनली पूरी रीड मिलती है। ल्यूची शान ऑफ द पर्ज स्क्वाड, लेवल 28, एक हाई लेवल अवेकनर जिसके पास वाटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी है। ये एक एबिलिटी है जो उसको पानी पीने से वाटर एनर्जी अब्सॉर्ब और स्टोर करने देती है और शरीर के अंदर और बाहर उस पर प्रिसाइज कंट्रोल रखने देती है। उसकी स्टेटस पढ़कर जोंग को फाइनली समझ आता है कि वो एनालाइज करने में इतनी मुश्किल क्यों थी, और उसकी नाइट वॉकर एबिलिटी और असैसिनेशन रिंग का उस पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। पर्ज स्क्वाड उसके लिए अनजान है और वो सोचता है कि क्या यह सिटी गार्ड और इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है। जब आइस वुमन वार्न करती है कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो उसको पैनिक होने लगता है। वक्त खरीदने की डेस्परेशन में वो एक कैजुअल टोन फोर्स करता है, पूछता है कि क्या वो भी ऑर्फनेज से है, क्योंकि उसने पार्क को ट्रेनिंग ग्राउंड्स कहा था। वो अपनी मेमोरी में सोचती है, उसको ल्यूचीशान याद नहीं आती, और गेस करता है कि उसने अपना नाम बदल लिया होगा। एक नर्वस एज के साथ वो बोल देता है कि क्या वो असली में लू टोरिन है। पुराने वक्त में एक छोटी सफेद बालों वाली लड़की का नाम ल्यू टोरिन था, जो हेवन संडरिंग, अर्थ शैटरिंग, सीसी इनविंसिबल फिस्ट गाती थी और जांग को ध्यान देने को कहती थी। उस मेमोरी को ताजा करते हुए जांग वही धुन गुनगुनाता है और उसके फर्स्ट से थर्ड फॉर्म्स तक का नाम लेता है, जिससे आइस लेडी ब्लश करने लगती है। वो पूछता है कि क्या वो सिस्टर सीसी है, पर सिशन उसकी बात टाल देती है और दूसरा सवाल पूछती है। इसके अलावा आइस लेडी नोट करती है कि उसकी एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट जेम एकेडमी में यूजलेस के रूप में रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट इम्पॉसिबल है, और वो डिमांड करती है कि उसने क्या किया। जांग साफ साफ बता देता है कि 2 हफ्ते पहले उसने जेम को निगल लिया और खुद ही अपना समन्ड बीस्ट बन गया। तब से उसको खुद पर पूरा कंट्रोल है, म्यूटेटेड बीस्ट इल्यूजन से इम्यून है और कोई भी बहरूपिया देख सकता है। अपनी इन्वेस्टिगेशन से जांग ने एक डरावनी सच्चाई ढूंढी है। सेलेस्टियल फॉक्सेस हर जगह छुपी हैं और पूरा क्लैन शायद पर्ल सिटी में घुस चुका है। उनकी स्वाभाविक एबिलिटी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ये बताती है कि वो बिना ध्यान दिए कैसे छुपी रही। ये परकसन आइस वुमन को शॉक में डाल देती है। फिर वो उनकी लिस्ट देता है। वांगशेंग ब्रेकफास्ट शॉप का ओनर, लेज स्ट्रीट पर जुअन फर्नीचर स्टोर का ओनर, लॉन्गजू स्ट्रीट पर 3 ब्लैकस्मिथ्स, और यहाँ तक कि वो छोटी फॉक्स जिसको उसने मारने से रोका था। ये सब के सब लो लेवल सेलेस्टियल फॉक्सेस हैं। जांग उसको अर्ज करता है कि वो खुद कंफर्म करे। एक लंबे पॉज के बाद वो उसको वहीं रुकने का ऑर्डर देती है जब तक वो जिन्बो के साथ ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई न कर ले। दूसरी तरफ जिन्बो की टीम सबसे पहले ये कंफर्म कर पाती है कि सिटी में किसी सेलेस्टियल फॉक्स म्यूटेंट बीस्ट्स की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एबिलिटी पहले भी अपीयर हुई है, जो जांग पिंग के डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। जिन्बो की तरफ से तुरंत एक टीम 2 शॉपकीपर्स को एप्रीहेंड करने के लिए रवाना की जाती है और वो जल्दी ही वापस आने की आशा है। अचानक एक एक्सप्लोजन होता है और टीम लीडर जिन्बो तक खबर पहुंचती है कि ये ब्रेकफास्ट शॉप ओनर की डायरेक्शन से आया है। वो औरत कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मारपीट से अटैक कर रही थी ठीक उसी वक्त जब वो उसको सिटी से गाइड कर रहे थे। वो बैक क्रैप क्रेजी वुमन जिन्बो पे लपकती है, पर वो हिला तक नहीं। उसके पेट पर एक जबरदस्त पंच से एक बड़ी सी ऑमिनस एनर्जी बाहर निकलती है, जो उसके अंदर छुपे म्यूटेटेड बीस्ट को एक्सपोज कर देती है। प्रूफ मिलने पर जिन्बो जांग की इंटेल को कंफर्म करता है और टीम को ऑर्डर देता है कि दूसरी टीम्स को वार्न करें और टारगेट को तुरंत एलिमिनेट करें। बाद में पर्ल एकेडमी में हर हाइनेस लुओ को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो सिटी के बाहर मारे जा चुके हैं। ऑलमोस्ट उसी वक्त लाई स्ट्रीट पर एक और प्रेजेंस गायब हो जाती है। दोनों इंस्टेंटली खत्म हो गए, उनका ट्रेस मिटा दिया गया है। वो उसकी ट्रैकिंग से भी फिसल गए। इम्पोस्टर लुओ हैरान रह जाती है और सोचती है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। डार्क रूम स्पेस में आइस लेडी जांग को उसके बंधन से आजाद करती है। वो पूछता है कि क्या उसने उसके क्लेम्स कंफर्म कर लिए, और वो मानती है कि हाँ, पर वो पक्का नहीं कह सकती। उसकी सेलेस्टियल फॉक्स इल्यूजन्स को देखने की अचानक एबिलिटी एक जाल भी हो सकती है, उनका स्कीम खुद को एक्सपोज करने का।
सीसी उस जेम जंकी को बताती है कि उसको उनका आंख और कानों की तरह एक्ट करना होगा, जबकि वो गुपचुप उस पर नजर रखेगी। फिलहाल अगर उसको कुछ भी पता चलता है तो उसको रात में कांटेक्ट करना होगा। जैन को यकीन नहीं हो रहा कि उसको रक्षा और निगरानी एक साथ मिल रही है, फिर भी वो अग्री करता है जब तक ये सेलेस्टियल फॉक्सेस को खत्म करने में मदद करता है। वो उसको एक जेड पेंडेंट फेंकती है, कोल्ड जेड, जो उसके वार्म जेड का ट्विन है। अगर वो खतरे के दौरान इसको आग में लपेट दे तो उसका वाला तुरंत गर्म हो जाएगा और उसको अपने पास बुला लेगा। वो वचन करती है कि वो जितना जल्दी हो सकेगी आएगी, पर उसको वार्न करती है कि किसी और पे ज्यादा डिपेंड ना हो। अगर उसको सच्ची सेफ्टी चाहिए तो उसको खुद को और मजबूत करते रहना होगा। हाई ट्यूशन की कॉस्ट जानते हुए जांग द सेल्फ समनर मार्शल आर्ट्स सीखने या मार्शल आर्ट्स स्कूल ज्वाइन करने पर विचार करता है। सिस्टर सीसी एक सॉल्यूशन ऑफर करती है और वचन देती है कि वो उसकी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन से भत्ते की रिक्वेस्ट करेगी जब तक वो एक सूटेबल स्कूल ढूंढता है। जांग खुश होकर थैंक्स कहता है। बाद में जांग सेलेस्टियल फॉक्सेस की तादाद में ड्रामेटिक कमी नोटिस करता है। वो मानता है कि पर्च स्क्वाड अपना काम अच्छे से कर रहा है। उसको ये भी सेंस होता है कि वो आईसी लेडी उसकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए उस पर ट्रस्ट नहीं करती। सिर्फ उसकी एनालिसिस एबिलिटी अपग्रेड होने के बाद ही उसने उसका फैक्शन देखा, जिससे उसका शक कंफर्म हुआ कि वो पर्च स्क्वाड का हिस्सा है। जांग ये समझ नहीं कर पा रहा कि पर्च स्क्वाड को पर्ल सिटी में सेलेस्टियल फॉक्स के घुसपैठ के बारे में कैसे पता चला, पर वो एक चीज पे फोकस करता है, उनको मिटाना। वो उनके दिए गए 10,000 पर्ल कॉइन्स के लिए भी थैंकफुल है। इसी बीच जांग एक मार्शल आर्ट्स स्कूल की तलाश में व्यस्त है। एक लड़की जो बीस्ट किंग फिस्ट कोर्स बेच रही थी पूछती है कि क्या वो इंटरेस्टेड है। जंग चेक करता है और उसे पता चलता है कि यह महंगा है और उसे श्योर नहीं है कि ये उसके लिए सही स्टाइल है। पिंकी अश्योर करती है कि ये हर पैसा वसूल है, क्लेम करती है कि उनकी टेक्निक्स पूरे पर्ल सिटी में फेमस हैं। वो ऑफर करती है कि बीस्ट किंग फिस्ट की पहली 3 फॉर्म्स प्रदर्शन करे, एबे किंग स्टाइल, जायंट क्रोकोडाइल स्टाइल और फीनिक्स टैलन स्टाइल। तो जुंग उत्सुक होता है और ध्यान से देखता है। सेल्फ समनर तुरंत देखता है कि बीस्ट किंग फिस्ट टेक्निक्स पर्ल फिस्ट से ज्यादा एडवांस्ड हैं, बेहतर फुटवर्क और मूव्स के साथ। यह एक जबरदस्त मार्शल आर्ट स्टाइल है, खासकर एबी किंग स्टाइल, जिसकी कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है और बहुत वेरिएशंस हैं। हालांकि उसको ये भी रियलाइज होता है कि पिंकी वेल ट्रेंड नहीं है और उसने टेक्निक की सिर्फ झलक ही देखी है। पिंकी फिसल जाती है और जैसे ही वो उसको उठाने में मदद करता है, 2 बड़े आदमी अपीयर होते हैं। वो डिमांड करते हैं कि किसको पिंकी को बीस्ट किंग क्लाउन्स के फ्लायर्स देने की परमिशन दी, जबकि वो बैंड थी। उनमें से एक ब्लॉन्ड मैन बीस्ट किंग फिस्ट को गार्बेज टेक्निक बोलता है और इस डूड को उनके शिंगी मार्शल आर्ट स्कूल ज्वाइन करने की कोशिश करता है। ब्लॉन्डी गुस्से से पागल हो जाता है जब जांग उसको 5 फोल्ड लाइटनिंग नील्स गाय बोलता है। वो उसको बताता है कि वो लाइटनिंग असॉल्ट है और प्रूव करने के लिए लड़ने की तैयारी करता है। ब्लॉन्डी ब्लैकस्मिथ शॉप पर जो हुआ उस पर अब भी भड़का हुआ था। इस डिम्बिट से बदला लेने को बेताब था। वो जुंगदा और जुंगुर को ऑर्डर देता है कि जुंग को नीचे गिरा दें, पर पिंकी उसको उनकी दादागिरी से बचाते हुए बीच में आ जाती है। दोनों गोरिल्लास अपनी पावर यूज करते हैं, जिससे उसकी स्पाइन में ठंडी लहर दौड़ती है। एनालिसिस से शंग एयर ऑफ द शिंगी मार्शल आर्ट स्कूल लेवल 4 एक लो टियर अवेकनर रिवील होता है। उसका फ्लैश फोर्टिफिकेशन 70% इंटेलिजेंस सैक्रिफाइस करता है 30% फिजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट के बदले में। शंगदुर की स्टैट्स सेम है। जेम जंकी शॉक्ड है कि कोई इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथ के लिए ट्रेड कर सकता है, और जब दोनों गोरिल्ला ब्रदर्स पावर अप होते हैं तो वो ये भी सवाल करता है कि क्या ये सच में एबिलिटी है। इसी बीच जांग वांग जनमिन द राइचस पिंकी फ्रॉम बीस्ट किंग मार्शल स्कूल को एनालाइज करता है। एक लेवल 3 अवेकनर जिसका 7 स्टार ग्रोथ पोटेंशियल है। उसका गिफ्ट उसको प्रैक्टिस से कोई भी स्किल पॉलिश करने देता है और ग्रोथ स्पीड को 0 से 1000% तक बूस्ट करता है। हालांकि उसकी ट्रेट लर्निंग एबिलिटी को 90% कम कर देती है। जांग इम्प्रेस्ड है और जानता है कि वो एक लेट ब्लूमर है, पर आगे चलकर एक पावर हाउस बनेगी। फिर भी अपनी करंट स्ट्रेंथ पर वो मुश्किलों से पंगा ले रही है, तो वो फ्लायर्स वापस करता है और इसको खुद हैंडल करने का डिसाइड करता है। उसके खिलाफ 3 ओपोनेंट्स थे, उसके जीतने का कोई चांस नहीं था, इसलिए वो बीच में कूद जाता है। जांग एप किंग स्टाइल देखने के बाद जोश में था और उसको प्रैक्टिस में लाता है। दोनों गोरिल्लास उस पर लपकते हैं, लेकिन बीस्ट किंग फिस्ट की पहली 3 फॉर्म्स से वो उनको जल्दी से नीचे गिरा देता है। ब्लॉन्डी अपना 5 फोल्ड लाइटनिंग ट्राई करता है, लेकिन जोंग उसको साइड में हटा देता है और उसके ग्रोइन पर एक जबरदस्त 3rd फॉर्म स्ट्राइक दे मारता है। वो ब्लॉन्डी को टॉन्ट करता है कि 2 आदमी कम हो गए और अब उसके पास सिर्फ 3 फोल्ड लाइटनिंग बचा है। जंग उन गुंडों को जमीन पर फैले छोड़ देता है और डिसाइड करता है कि बीस्ट किंग मार्शल स्कूल विजिट करने लायक है। पिंकी शॉक्ड थी कि उसने एप किंग स्टाइल सिर्फ एक बार देखकर सीख लिया। उसको पूछती है कि अगर उसे स्ट्रगल हो तो वह उसकी मदद करे। जल्दी से स्ट्रांग होने के लिए उत्सुक थी। जांग जानता है कि उसका 7 स्टार पोटेंशियल उसे आने वाले वक्त में एपेक्स अवेकनर बना सकता है, और वह शॉक्ड होता है कि क्या फ्यूचर में वह उसकी हेल्प मांगने वाला होगा। मार्केट प्लेस में 2 अर्थ स्लैकर्स पागल हो रहे थे जब उन्होंने अपने मास्टर को देखा, जबकि उन्हें लगा था कि वह अभी कुछ दिन और नहीं आएंगे। वह पैनिक हो जाते हैं और जानते थे कि उन्होंने एप किंग स्टाइल के आधी मूव्स भी मास्टर नहीं किए हैं, और कुछ तो उसके गुस्से के ख्याल से ही बेहोश होने को तैयार थे।
जंग को यह बेकार लगता है कि वह अपने ही इंस्ट्रक्टर से इतना डरते हैं। उसके बगल में जेमिन नर्वस होकर एक्सप्लेन करती है कि वह दिन के वक्त लेजेंडरी इंस्ट्रक्टर हैं जो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते हैं, जो स्लैकर्स को टाइम पर टास्क फिनिश न करने पर सजा देते हैं। जब जंग पूछता है कि क्या उसे पहले कभी सजा मिली है, पिंकी घमंड से एडमिट करती है कि वह 1 महीने से यहाँ है और उसे हर दूसरे दिन सजा मिलती है क्योंकि वह अभी भी बेसिक मूव्स भी ढंग से नहीं कर पाती। उनका इंस्ट्रक्टर एक एंशिएंट जनरल की तरह तूफान की तरह अंदर आता है जो अपने ट्रूप्स को शांत करने को तैयार है। तुरंत ऑर्डर देता है कि जो झुके हुए पकड़ा गया उसे 50 लैप्स लगाने होंगे और फॉर्म में कोई कटौती नहीं होगी। एनालिसिस के जरिए जांग उसे बाइड ऑफ द बीस्ट किंग मार्शल स्कूल के रूप में पहचानता है, एक लेवल 25 अवेकनर जिसका 1 स्टार ग्रोथ पोटेंशियल है। उसकी एबिलिटी मिमिकिंग हंगर उसे एक क्रीचर को कंज्यूम करने और टेम्पररीली उसका फिजिकल फॉर्म लेने देती है। जितने फॉर्म्स वह स्टोर कर सकता है वह उसके लेवल पर डिपेंड करता है और अभी उसके पास 2 फॉर्म्स हैं, रनिंग वुल्फ और रेजिंग लायन वॉरियर। सेल्फ समनर सोचता है कि यह लेवल 25 मॉन्स्टर सिस्टर सीसी के बराबर है। अचानक बाइडेजोंग को रिकॉग्नाइज करता है कि यह वह बच्चा है जिसने कल चिंगी क्लाउन की धुलाई की थी और उसे जानने की उत्साह से जल उठता है कि वह कैसा है। जांग प्रोटेस्ट करता है कि एक न्यूबी को परेशान करने का कोई फायदा नहीं, पर बाइडे की आग और बढ़ जाती है जब वह यह अफवाह सुनता है कि जांग ने एप किंग स्टाइल सिर्फ एक दिखावे से मास्टर कर लिया। एक मुट्ठी जोंग के चेहरे की तरफ रॉकेट की तरह आती है, इतनी तेज कि उसे मून तक भेज दे, और बचने का टाइम नहीं था। फिर भी उसे कुचलने के बजाय बाइडे उसे सिर्फ एक छोटे बच्चे की तरह थपथपाता है, जांग के टैलेंट से इम्प्रेस्ड होकर। वह अफसोस के साथ नोट करता है कि इस लड़के ने आधी अधूरी प्रैक्टिस करने वाले से सीखा है, जो उसके स्लॉपी फुटवर्क को एक्सप्लेन करता है। बिदा डिसाइड करता है कि जांग को असली टेक्निक वह पर्सनली ड्रिल कराएगा बाद में, जिसको जांग शुक्र के साथ एक्सेप्ट करता है। फिर इंस्ट्रक्टर स्लैकर्स की तरफ पलटता है और सजा के रूप में एक स्पार का ऐलान करता है। जो भी उसके स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरा उसे 500 पुशअप्स और उसके बाद वेटेड वेस्ट में 10 माइल रन करनी होगी। सेल्फ समनर को एक बॉडी एनहांसमेंट अवेकनर से ऐसे ब्रूटल ट्रेनिंग ड्रिल्स की आशा थी। जब वह उसे छूती है, पिंकी ब्लश करती है और एडमिट करती है कि बाइडे उसे बेसिक्स दिखाने से ज्यादा कम ही सिखाता है। फिर शर्माते हुए पूछती है कि क्या जोंग उसे प्राइवेट में ट्रेन करेगा। वह अग्री करता है। उसे क्लास के बाद आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप पर अपने स्पारिंग पार्टनर के रूप में इनवाइट करता है। फिर भी जांग नोट करता है कि उसकी विल लर्निंग एबिलिटी को 90% कम करती है, जिससे उसका गिफ्ट किसी भी टीचर के लिए एक नाइटमेयर है, और एक्सप्लेन करता है कि बाइडे उसके लिए इतना कम सब्र क्यों रखता है। कुछ दिन बाद आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप पर जॉन जिम को जोर शोर से ड्रिल कर रहा है, एप किंग स्टाइल को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ रहा है, जो आखिरकार उसकी सुधार में मदद करते हैं। हालांकि वह अभी भी प्रैक्टिस के बीच में गिर जाती है। उसे स्ट्रगल करते हुए देखकर सेल्फ समनर मानता है कि बीस्ट किंग फिस्ट में असली गहराई है, और कई दिन की नॉनस्टॉप ट्रेनिंग के बाद उसे खुद का लेवल भी बढ़ता हुआ फील होता है। तभी सिस्टर चो चांग अपने छोटे भाई को चेक करने आती है और जिमिन को जारी करने देती है। वह बताती है कि म्यूटेटेड बीस्ट सब कम मिलने लगे हैं, इसलिए उन्हें मजबूर होकर नॉर्दर्न फॉरेस्ट्स के और अंदर जाना पड़ा, जहां वह स्टॉर्म वुल्व्स के एक पैक से टकरा गए। उसने अपनी अर्थ बरोविंग शवल यूज की। उसने टीम को छुपा दिया जब तक वुल्व्स एक वाइल्डमैन के ग्रुप पर पलट नहीं गए। उस एनकाउंटर से उसने एक रेयर विंड जेम हथिया लिया, एक अनकॉमन ट्रेजर जो एलिमेंटल एनर्जी स्टोर करता है और मेंटल कमांड्स से विंड ब्लेड्स, स्टॉर्म्स और ऐसे ही अटैक्स यूज कर सकता है। वह उसे जांग को सौंप देती है और नोट करती है कि ऐसा जेम आमतौर पर नहीं मिलता जो एक पतले बच्चे को भी ब्लेड्स और स्टॉर्म्स समन करने दे। विंड मैजिक का एक झटका सेल्फ समनर के चारों तरफ घूमता है और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, वॉर्न करती है कि किसी का बड़ा भाई इसे उतारे नहीं और हाथों को छोड़ दे। अचानक जांग को फैन फैमिली सेबर स्टाइल फर्स्ट फॉर्म सोर्ड चीज स्वीपिंग क्रॉस सुनाई देता है। उसके बाद ऊपर चिड़ियों का एक खुशनुमा गाना, जेड ग्रीन हिल्स पर प्यार की एक सिम्फनी। फिर एक और आवाज बीच में आती है, डार्क और चिलिंग, क्लेम करती है कि यूए एयरशी मर चुकी है और कसम खाती है कि आज 2 कर्स्ड ह्यूमंस को खा जाएगी। जब वह अपनी स्टेटस चेक करता है तो जोंगपिंग आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप से लेवल 4 और 4 स्टार्स के साथ रिवील होता है। उसका लेवल 4 बोनस एक नई एबिलिटी अनलॉक करता है, विस्पर्स ऑफ द विंड, जो पैसिवली 10 माइल्स के अंदर तेज इमोशंस महसूस करने वाले किसी के भी थॉट्स को एम्पलीफाई करता है, और यह एबिलिटी वह कंट्रोल नहीं कर सकता। जोंग रियलाइज करता है कि कॉन्ट्रैक्ट जेम देरी से काम करता है। फिर वह आवाज यूए लियू के बारे में बोलती है, शॉप में 2 इंसानों के बारे में, वांग जिमिन और एक लड़का। शक करती है कि बाद वाला वही है जिसने एकेडमी डॉम्स में उनके हाईनेस को गुस्सा दिलाया था। उसी पल में जांग उसे एक सेलेस्टियल फॉक्स के रूप में पहचानता है और हैरान रह जाता है कि वह जिमिन के सामने शॉप में ही उसे शिकार करने का प्लान बना रहे हैं। बाथरूम में सीसी नहा रही है जब वार्म जेम गर्म हो जाता है, वॉर्न करता है कि जोंगपिंग सीरियस डेंजर में है। इसी बीच जांग परेशान हो जाता है कि सिस्टर सीसी अभी तक नहीं आई और वह 2 नेचुरल ऑर्डर फॉक्सेस को सब्र खोते हुए सुन सकता है, जो किसी भी वक्त अटैक करने को तैयार थे।
वह जांग की चिंता का जवाब नहीं देता, जानता था कि दोनों दुश्मन इंटरमीडिएट रैंक फॉक्सेस हैं जो उसके लिए संभालने से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं, उसकी हेल्प के साथ भी। कैजुअली जांग चांग से पूछता है कि क्या वह लौटने के बाद अंकल लिू से मिली है और सजेस्ट करता है कि वह ऊपर जाकर उन्हें चेक करे, जबकि वह उनके लिए खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदने जाता है। वह अग्री करती है, उसके हाथ का खाना फिर से खाने के लिए एक्साइटेड थी और प्लान करती है कि विंड जेम को अपने साथ ले जाए। इसी बीच जेम जंकी डिसाइड करता है कि वैंग जेमिन को जल्दी से बाहर निकाले, इससे पहले कि सिस्टर चैंग और अंकल लिू भी खतरे में फंस जाएं। स्मिथीज बैकयार्ड में जेमिन उसे अपना पोस्चर चेक करने को पूछती है, पर वह तुरंत उसे साइड में खींचता है, उसे चुप रहने और उसके पीछे आने को कहता है। बहुत देर हो चुकी थी, सेलेस्टियल फॉक्सेस पहले ही वहां थे। जांग जानता है कि यह बुरी बात है, और जब जेमन अचानक उन म्यूटेटेड बीस्ट्स को मम्मी और पापा बुलाती है तो वह उसे वार्न करता है कि उनके पास मत जाना। भले ही जेमन इंसिस्ट करती है कि सब ठीक है। जांग की एनालिसिस सच्चाई रिवील करती है। एक लेवल 15 इंटरमीडिएट रैंक नेचुरल ऑर्डर फॉक्स विद कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और दूसरा लेवल 16 वाला उसके फादर होने का नाटक कर रहा है। पूछता है कि उसके बगल वाला लड़का डरा हुआ क्यों लग रहा है। वह जांग को मार्शल आर्ट्स स्कूल से फ्रेंड बताती है, इस बात से अनजान कि ये उसके पेरेंट्स नहीं हैं। अचानक एक डार्क स्पेस उन्हें घेर लेता है जब फॉक्सेस शिकार खत्म करने को दौड़ते हैं। जांग पिंकी को उसे कस के पकड़ने का ऑर्डर देता है, भले ही वह अपने पेरेंट्स को अजीब एक्ट करते देखकर हिली हुई थी। उसका प्लान फेल हो जाता है जब बीस्ट्स स्ट्राइक करते हैं, जिससे वह बैलेंस खोकर गिर जाते हैं। जेमिन घबराकर डिमांड करती है कि उसके फादर ने ऐसा क्यों किया। तभी जेंग सच्चाई रिवील करता है कि वह म्यूटेटेड बीस्ट्स हैं। म्यूटेटेड बीस्ट्स रियलाइज करते हैं कि जुंग उनके डिस्गाइज को देख सकता है और डिसाइड करते हैं कि उसे मारना जरूरी है। इम्पोस्टर फादर स्ट्राइक करता है, उसके ब्लोज जुंग को डिफेंसिव होने पर मजबूर करते हैं। हर डॉज पिछले से ज्यादा मुश्किल था, उनके लेवल्स का फर्क साफ दिख रहा था। मदर बीस्ट वैंग जन्मिन की तरफ पलटती है, जो अभी भी अपने शौक से बाहर नहीं आई थी, और जांग को कॉर्नर्ड छोड़ देती है। तभी सिस्टर सीसी की आवाज केओस के बीच से निकलती है, उसे मूव करने का कमांड देती है जब एक आइस ब्लास्ट बीस्ट्स को पीछे धकेलता है। उसकी पावर स्पेस में भर जाती है जब वह उन्हें खत्म करने को तैयार होती है। जैमिन की डेस्परेट प्लीज फॉर मर्सी अनसुना कर दी जाती है, और जब यह सब खत्म हो जाता है वह रोते हुए गिर जाती है। अपने पेरेंट्स को अपने सामने मरा हुआ देखकर सहन नहीं कर पाती। भले ही जॉन बार बार उसे कहता रहा कि वह नेचुरल ऑर्डर फॉक्सेस थे जिन्होंने उसके पेरेंट्स की शक्ल ले रखी थी, जिमिन यकीन करने से मना कर देती है। जेम जंकी फिर सीसी से पूछता है कि बीस्ट्स अपने असली फॉर्म्स में वापस क्यों नहीं आ रहे। वह एक्सप्लेन करती है कि सिटी के अंदर शायद कोई किंग रैंक फॉक्स है जो उनके इल्यूजन टैलेंट को बढ़ा रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग कि लो लेवल बीस्ट्स भी हाई रैंक अवेकनर्स को बेवकूफ बना सकते हैं। वह जोड़ती है कि जिनको उन्होंने सिटी के बाहर मारा था वह वापस इसलिए पलटे क्योंकि इफेक्ट वहां तक नहीं पहुंचा था। इस बात से जुंग को एक आइडिया आता है, शायद वह अकेला है जो उनके डिस्गाइजेस को एक्सपोज कर सकता है। वह जिम की तरफ पलटता है और सच्चाई रिवील करता है। इन म्यूटेटेड बीस्ट्स ने उसके पेरेंट्स को मारा और उनका रूप ले लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं जब उसके शब्दों का बोझ उस पर पड़ता है। देयर हाइनेस को रिपोर्ट मिलती है कि सिर्फ एक हफ्ते में उनके 9 आदमी मारे गए हैं, और वह सेंस करती है कि इंसानों ने शायद उनके इल्यूजन्स का तोड़ ढूंढ लिया है। एक म्यूटेटेड फॉक्स अर्ज करता है कि वह सिटी पर जबरदस्ती कब्जा कर ले और सबको मार दे, जबकि दूसरा चिंता करता है कि अगर वह सारा खाना वेस्ट कर देंगे तो उन्हें घास खानी पड़ेगी। इम्पोस्टर लुओस उन्हें चुप करा देती है। कोर्ट को याद दिलाती है कि इंसानों को पूरी तरह मिटा देने से सिर्फ रिसोर्सेज को वेस्ट करना होगा। उनकी टॉप प्रायोरिटी उन्हें बाहर निकालना है जो छाव में छुपे हैं, और एक एक करके उन्हें खत्म करना है। फिर वह वाइस मेयर से एडवाइस मांगती है और वह सजेस्ट करता है कि दूसरी स्पीसीज को सिटी में घुसने दिया जाए ताकि केओस फैल जाए। जितना कम भीड़ उतना आसान स्ट्रॉन्ग लोगों को चुन चुनकर मारना है। देयर हाइनेस डिमांड करती है कि वाइस मेयर इतना पक्का क्यों है कि स्ट्रॉन्ग लोग अभी भी सिटी में बचे हैं। वह एक्सप्लेन करता है कि सिटी गार्ड और इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा एक तीसरी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। जब से सिटी लॉर्ड घायल हुआ और भागा, तब से उसे शक है कि वह आदमी उसी ग्रुप में छुपा हुआ है, उनके कमजोर होने का वेट कर रहा है। दूसरे फॉक्सेस अग्री करते हैं कि बाहर की स्पीसीज को अंदर लाना अच्छा आइडिया है, और कुछ तो टेस्ट में बदलाव का स्वागत भी करते हैं। देयर हाइनेस वाइस मेयर की सलाह को मानती हैं, वॉर्न करती हैं कि उसने अभी के लिए उनकी तारीफ ले ली है, पर अगर उसने हद पार की तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। किंग अभी भी सो रहा है और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि हुआंगजामिंग अपनी जगह भूल जाए। हुआंगजामिंग कसम खाता है कि उसने अपनी जिंदगी पर्ल सिटी को समर्पित कर दी है। इसकी गिरावट का जिम्मा पहले सिटी लॉर्ड की कमजोरी पर डालता है। वह मानता है कि सिटी को स्ट्रॉन्ग लोगों का होना चाहिए। उसी वक्त जिमिन अपने पेरेंट्स के रिमेन्स को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। जल्दी न जान पाने का निराशा भरा हुआ था। सीसी ठंडे तरीके से कहती है कि वह वैसे भी कुछ बदल नहीं पाती, और जियामिने टूट जाती है। खुद को ब्लेम करती है कि वह बहुत कमजोर थी, बेसिक्स भी मास्टर नहीं कर पाई, और विश करती है कि उसके बजाय वह मर जाती। जांग उसे अपनी बाहों में खींचता है, कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है।
वह शेयर करता है कि उसने भी किसी प्यारे को खोया था। सेलेस्टियल फॉक्स और सिटी गार्ड में छुपे लोगों ने उसे मार दिया था। वह ख्याल अभी भी उसे चिंतित करता है और भले ही वह सोचता है कि क्या उसे रोकने से उसकी जान बच जाती, अंदर ही अंदर वह जानता है कि कुछ भी आउटकम को बदल नहीं सकता था। वह अपना सपना शेयर करता है कि सिटी गार्ड ज्वाइन करना है। उस रास्ते पर दौड़ने के लिए डिटर्मिन्ड थी, चाहे कुछ भी हो। उसके पेरेंट्स के साथ जो हुआ वह उसकी गलती नहीं थी, पर अब वह एक बेहतर फ्यूचर के लिए लड़ सकते हैं और इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि जिन्हें वह प्यार करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। उसके पेरेंट्स ऊपर से देख रहे होंगे और वह गर्व फील कर रहे होंगे। जेमिन को उन शब्दों की जरूरत थी और वह जांग को थैंक्स कहती है और बोलती है कि सिटी के हर मॉन्स्टर को मिटा देगी। पर तभी जॉन खून खांसता है और जेम पैनिक हो जाती है। बहुत देर से रियलाइज करती है कि वह कितना बुरी तरह घायल हुआ था। जेम जंकी अपने शरीर को रुकने के लिए मजबूर करता है, पर यह सिर्फ थोड़े ही वक्त के लिए चलता है। जब वह फाइनली जागता है तो सीसी और जुमान उसे होश में देखकर सुकून फील करते हैं। सीसी उसे वार्न करती है कि हिलो मत, वरना वुंड फिर से खुल जाएगा। जबकि पिंकी ये डिक्लेयर करती है कि उसने प्रण लिया है कि वह और स्ट्रॉन्गर बनेगी और सारे सेलेस्टियल फॉक्सेस को वाइप आउट कर देगी। तो यह रिजॉल्व ईजिस जंग को शांति देता है और वह उस पर ट्रस्ट करता है। जेमियोन का घर अब सेफ नहीं है, ये डिसाइड करके सीसी उसे सुरक्षा के लिए यहाँ रुकने को इनवाइट करती है। उसी पल जांग को एक आवाज सुनाई देता है कि किंग अभी भी सो रहा है और हुआंग जेमिंग को अपनी औकात पता होनी चाहिए। वह उस आवाज को लुओशी यूज्ड की आवाज पहचानता है और तुरंत सेलेस्टियल फॉक्सेस से रिलेटेड ये लीड सीसी के साथ शेयर करता है। उसके बाद सेल्फ समनर ये रिवील करता है कि पर्ल सिटी का वाइस मेयर हुआंग जेमिंग सेलेस्टियल फॉक्सेस का नौकर बन चुका है और उसने अपने ही लोगों को धोखा दिया है। आईसी लेडी को उनके किंग के बारे में पता चलता है, जिसकी पावर से इल्यूजन्स इतनी बढ़ सकती हैं कि वह एपेक्स लेवल अवेकनर्स को भी धोखा दे सकें। वह सोचता है कि किंग के कमजोर होने पर वापस वार करने का ये उनका बेस्ट चांस है। वह सेल्फ समनर को टास्क देती है कि वह सिटी में छुपे फ्रीक्स का पता लगाए और वह बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी बूढ़ा आदमी भूख की शिकायत करता है, पर वह उसे यकीन दिलाती है कि सेल्फ समनर जल्दी ही ग्रोसरीज लेकर वापस आएगा। पर्ज स्क्वाड बेस पर मैनी गुस्से में बड़ी बड़ी बातें करती है कि पहले उसे सीक्रेट चेंबर एक्टिवेट करने में घसीटा गया और अब सेलेस्टियल कर्टेन में, और वह बरबराती है कि सीसी को बॉस की तरह ऑर्डर्स देना बहुत पसंद है। चेन लुओ वे उसे इग्नोर करता है, जबकि शूजी उसे चुपके से कॉफी ऑफर करती है और कहती है कि टाइम लग सकता है। कुछ ही देर में शूजी सोलर चार्ज को चैनल करती है, मैनी ब्लैक कर्टन को वीव करती है और लू वे लाइट और शैडो डिस्टॉर्शन को शेप देता है। साथ में वह सिटी वाइड कर्टन को यूज करते हैं। कुछ देर तक साथ काम करने के बाद पर्ज स्क्वाड फाइनली जोंगिन को अपने कुछ सीक्रेट्स बताने का डिसाइड करती है। पर्ल सिटी की सबसे सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाने वाली यह टीम सिटी को हर थ्रेट से रक्षा करने और हर करप्शन को पर्ज करने की वचन खा चुकी है। सिटी के हिडन वेपन की तरह वह अक्सर कोवर्ट मिशंस को स्पेशलाइज्ड यूनिट, जिसे बैरियर टीम कहते हैं, उसकी सपोर्ट से अंजाम देते हैं। सिस्टर सीसी के अकॉर्डिंग इस टीम में 3 मेंबर्स हैं। मैनी, उनकी लीडर, ब्लैक कर्टन की पावर चलाती है। वही डार्क रूम स्पेस जिसमें जांग ने एक बार एंटर किया था, वह मैनी की ही धरोहर थी। अगला है जी जाए, सोलर चार्ज चलाने वाला एक लिविंग पावर बैंक जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपने टीममेट्स को पूरी ताकत से फाइट करते रहने के लिए चैनल करता है। फिर है लुओ वे, मास्टर ऑफ लाइट एंड शैडो डिस्टॉर्शन, जो दोनों को मोड़ सकता है ताकि वह खुद या कोई और चीज पूरी तरह से गायब हो जाए। मैनी के साथ ये ट्रियो इल्यूजरी लाइट सेलेस्टियल कर्टन बनाता है, एक पॉकेट डायमेंशन जो किंग लेवल के दुश्मन को छोड़कर सबको अंदर ट्रैप कर लेता है। उस वर्ल्ड में वह टेरेन को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, जिससे बैरियर टीम का यह अल्टीमेट वेपन सेलेस्टियल फॉक्सेस के इल्यूजन्स के खिलाफ एक डेडली काउंटर बन जाता है। 2 फॉक्स विमेन सड़कों पर टहल रही हैं जब एक दूसरी से अर्ज करती है कि यूए एयर याई एक ह्यूमन को पकड़े, पर रिफ्यूज करते हुए याई कहती है कि सिटी में पहले ही काफी तनाव है और वह यूए एयर याई ऐसे पूछती है कि क्या उसे कुछ अजीब लग रहा है। याई हिचकिचाती है, फिर एडमिट करती है कि हाँ, यह अजीब है कि सारे ह्यूमंस अचानक से गायब कैसे हो गए। उसी पल एक गोल्डन बीम आसमान से नीचे आता है। अटैकर इस बात से नाराज है कि वह एक ही बार में खत्म नहीं हुआ। याई तुरंत पहचान जाती है कि यह वही है जो पर्ल सिटी में उनके लोगों का शिकार कर रहा है और वार्न करती है कि रीइंफोर्समेंट्स आने पर उसे पछतावा होगा। गोल्डन बॉय जिन्बो बस उन्हें धमकी देता है कि बुला लो उनको। जांग की इंटेल के अकॉर्डिंग जिन्बो लेवल 32 पर है, जबकि वह 2 फॉक्सेस मुश्किल से लेवल 25 तक पहुंची है। उसके लिए यह फाइट तो है ही नहीं। वेरेन ये जिन्बो पर कूदते हैं, श्योर हैं कि वह बस एक कॉकी फूल है, पर गोल्डन बॉय उन्हें हेड ऑन मिलता है। एक स्ट्राइक जिसे याई ने ब्लॉक करने का सोचा था, उससे उसकी स्लीव फट जाती है, जिससे यी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह फ्रीक शॉक्ड है कि उसके जैसे लोग इस बंदे से हार गए। वह चार्ज करती है, लेकिन एक गोल्डन पंच उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और वह हवा में उड़ते हुए गिर जाती है और जिन्बो का जवाब डिलीवर हो जाता है। यू एयर याई गुस्से में जिन्बो पर झपटती है, पर वह वक्त रहते उसकी बांह को पकड़ लेता है। वह टॉन्ट करता है कि उसकी पावर एम्बुशेस में काम करती है, फेस टू फेस कॉम्बैट में नहीं। उसके जोर से पकड़ने की वजह से याई की चीख निकल जाती है और वह ये को बचाने के लिए बुलाती है, पर जिन्बो याई को सीधा ये की तरफ उछाल देता है, जिससे दोनों टकराकर एक तरफ गिर जाते हैं।
फिनिशिंग ब्लो के लिए जिन्बो हवा में ऊंचा उड़ता है और एक जबरदस्त किक मारता है जो दोनों दुश्मनों को जमीन में दे मारता है। हार के बाद भी वह समझ नहीं पा रहे कि वह फेल क्यों हुए और वह जाल में पहले ही फंस चुके थे। जिन्बो रुकता नहीं, एक और स्ट्राइक यूज करता है जो एरिया को गोल्डन थंडर में धमाके से उड़ा देता है। ऊपर से जांग सेसी के साथ देख रहा है। सेसी जिन्बो की ताकत को कॉम्बैट डिवीजन के लीडर के रूप में नोट करती है, जबकि जोंग बस हंसता है और कहता है कि उसकी आउटफिट तो सुपरस्टार की तरह चिल्ला रही है रियल वर्ल्ड में वापस आकर। शुबाई ने ल्यूसिशन को बताया कि म्यूटेटेड बीस्ट्स शहर के बाहर जमा हो रहे हैं। सब बेचैन हैं, जैसे कोई उन्हें उकसा रहा हो। अगर वह दीवार तोड़ के अंदर आ गए तो इल्यूजरी लाइट सेलेस्टियल कर्टन ओवरलोड हो सकती है। सीसी ने फील्ड असेसमेंट का ऑर्डर दिया और शुबाई ने जांग को साथ ले जाने का सुझाव दिया। अच्छी कॉम्बैट ट्रेनिंग हो जाएगी और उसकी मार्क्ड फॉक्सेस तो पहले से ही कॉम्बैट टीम के रेडार पर हैं। सेल्फ समनर सोचता है कि क्या इसका कनेक्शन उन्हीं स्टॉर्म वुल्फ्स से है जिनसे सिस्टर चैंग टकराई थी। फिर सीसी ने जांग से शहर के बाहर मदद मांगी और उसे अश्योर किया कि उसकी ब्लैकस्मिथ शॉप पर लोग गार्ड करेंगे। ज्यादा जोर देने पर उसने ऐड किया कि वह अभी उनके बॉस से बात कर रही थी। वह कोई है जिससे जांग इस मिशन के बाद मिलेगा। जब वह शहर के बाहर जा रहे थे, जेम जंकी ने बोला कि इतने अरसे बाद वह पहली बार वॉल्स के बाहर आया है और उन अजीब प्लांट्स के बारे में पूछा। सीसी ने तुरंत उसे रोका, एक प्लांट के फायर होने से ठीक पहले जो जांग को लगते लगते बचा। उसने समझाया कि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रास है जो डेंजरसली करोसिव है और अब इसका फ्रूटिंग सीजन चल रहा है। जब इसके पॉड्स पक जाते हैं तो फायरवर्क्स की तरह एक्सप्लोड होते हैं, सीड्स हर जगह फैलाते हैं, इसलिए उसे ध्यान से चलना पड़ेगा। उसने ये भी बताया कि एक खास म्यूटेटेड बीस्ट इस ग्रास को खाता है और वही उसका पहला ओपोनेंट होगा। तब तक वह आईसी लेडी म्यूटेंट बीस्ट रायट को स्काउट करने चली गई और जांग को वार्न किया कि ज्यादा दूर मत भटकना। जब उसने एक बनी को प्लांट्स खाते देखा तो सेल्फ समनर ने उसे एनालाइज किया। यह एक कॉस्टिक एक्वा बनी है, एक लो लेवल म्यूटेंट जिसका 3 स्टार पोटेंशियल है, लेवल 9, जो अपने कानों की ग्लैंड से कोरोसिव एसिड फायर कर सकता है। जांग को तो यह डमी लग रहा था, पर आर्मर्ड वेनम टेल रैट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक उसी वक्त उसने गार्ड डाउन होने का फायदा उठाया और स्ट्राइक किया, पर वह क्यूट सी रैबिट आसानी से डॉज हो गया। उसका पर्ल फिस्ट पीछे से आया, पर बनी ने उल्टा एसिड शॉट से काउंटर कर दिया। उसकी रेंज देखकर जांग हैरान रह गया और उसके अटैक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रास ट्रिगर हो गई। पूरा फील्ड केओस में बदल गया। समझ गया कि ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा तो सेल्फ समनर ने अपनी बॉडी को ऑटो पायलट पर छोड़ दिया। एसिड ब्लास्ट से बच रहा था और फाइट को एनालाइज कर रहा था। एसिड फायरवर्क्स उसके आसपास एक्सप्लोड हो रहे थे और बनी के शार्प सेंसेस और लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस उसके स्नीक अटैक्स को बेकार कर रहे थे। कितना चालक था, रेंज से फायर कर रहा था और एसिड का असर नहीं हो रहा था और जांग को पके हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रास की तरफ गाइड कर रहा था। एक एक्वा शॉट को रंगे हाथों से ब्लॉक करने के बाद जांग ने नोट किया कि उसकी फ्लेम्स एसिड को उससे जलाने से रोक रही है। बनी और अग्रेसिव हो गया। एसिड लगातार स्प्रे कर रहा था तो जांग ने अपना फायर डिवाउरर स्किल यूज किया। कोरोसिव प्रोजेक्टाइल्स इवेपोरेट हो गए। उसने रियलाइज किया कि सीसी ने उसे इस टास्क के लिए क्यों ट्रस्ट किया। ये उसके करंट लेवल से ज्यादा था, पर उसने ये बर्डन उठाया, ये जानते हुए कि फेलियर के आउटकम्स भी हो सकते हैं। उधर बनी गुस्से में था कि उसका एसिड वेस्ट हो गया। ये आने वाले चैलेंज का जीता जागता रिमाइंडर था। ठीक उसी वक्त सेल्फ समनर को एक जाना पहचाना शिफ्ट फील हुआ, क्योंकि लो लेवल बीस्ट्स की अक्सर सेकंड फेजेस होती हैं। कॉस्टिक एक्वा बनी पूरी स्पीड से उसकी तरफ लपका। क्लॉज से एसिड गिर रहा था। मिड ब्लॉक में जांग के आर्म पर एक स्वाइप लगा। उसने जाना कि बनी ने रेंज्ड अटैक्स छोड़कर क्लोज कॉम्बैट शुरू कर दिया है। उसने आगे बढ़ाया, फायर टू पावर, फ्लेम रिजर्व्स और ओवरराइडिंग को कंबाइन किया और बिना जले खुद को फ्लेम्स में लपेट लिया। उसके रिजर्व्स 100 में से 43 पर गिर गए, जिसका मतलब था कि उसे यह जल्दी खत्म करना होगा। उसने बनी को कॉर्नर किया और स्ट्राइक किया। उसकी आखिरी डॉज से उसके रिजर्व्स 0 हो गए, पर बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने प्लान किया था उसने फायर टू पावर एक्टिवेट किया। अब्जॉर्ब फ्लेम्स से उसने आग को वापस अपने रिजर्व्स में खींच लिया, फाइट जारी रखने के लिए तैयार। उधर जांग ने डैगर्स फेंके, बनी के मिड एयर डॉजेस को टेस्ट करते हुए। एक स्ट्राइक कनेक्ट हुआ, उसे क्रिस्प तक जला दिया। फिर भी उसके स्टैट्स ने दिखाया कि वह अभी जिंदा है। उसने फिर एक ब्रूटल स्टैब किया और लेवल 9 बीस्ट से एक्सपेक्ट किए गए 2 स्टैट पॉइंट्स उसे मिले। हालांकि उसका लेवल नहीं बढ़ा। जितना ऊपर वह चढ़ रहा था उतना ही लेवलिंग मुश्किल हो रहा था। इससे पता चलता है कि स्टैट्स क्यों अक्सर लेवलिंग के बिना बढ़ जाते हैं। फायर डिवाउरर ने 1000 टोटल फ्लेम अब्जॉर्प्शन टच किया, इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच गया और उसके रिजर्व्स बढ़कर 300 हो गए। उसका स्किल लेवल अप हो गया, जिससे यह फाइट जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे कहीं ज्यादा रिवॉर्डिंग बन गई। फिर भी जांग ने साइंस मिस कर दिए जब तक उसने एसिड बनीज के झुंड को घूरते हुए नहीं देखा। उस पल वह खुद को रोक नहीं पाया और एफ से शुरू होने वाला एक सिंगल अजीब सा सिलेबल निकाला। फायर डिवाउरर रिजर्व्स गिरकर 100 में से 2 पर आ गए और जांग को पता था कि उसकी फ्लेम्स खत्म होने वाली हैं। हंड्रेड्स ऑफ आइज उस पर टिक गए जब वह फ्रेंजीड बनीज से घिरा हुआ था। उसकी इंस्टिंक्ट ने उसे पेंडेंट एक्टिवेट करने को कहा, पर सारे बनीज पूरी स्पीड से चार्ज कर रहे थे। उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। दौड़ते हुए उसने खुद से कहा कि समझदारी बहादुरी का सबसे अच्छा हिस्सा होती है और सीसी की मदद के लिए कोल्ड जेड को जला दिया। अपनी कोशिशों के बावजूद रिलेंटलेस बनीज ने जल्दी ही उसे कॉर्नर कर लिया।
जांग जिद्दी था, उसने मानने से मना कर दिया कि बनीज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, भले ही उनके फ्लैंकिंग मैन्यूवर्स उसे असली मुसीबत में डाल रहे थे। कोई चारा न होने पर वह अपने कपड़ों को एसिड स्प्रे के खिलाफ मेकशिफ्ट शील्ड की तरह यूज करता है। ठीक समय पर सीसी इंटरवीन करती है, उसे वाटर मैजिक से शील्ड करते हुए, और उसे पीछे रहने का इंस्ट्रक्ट करती है। वह जल्दी नोटिस करती है कि बोल्डर रैबिट्स भी बजर्क हो गए हैं और एक मैसिव वेव ऑफ वाटर भेजती है जो साइट में हर बनी को लगभग डुबो देती है। केओस के बीच एक ह्यूमन लाइक फेस उभरता है जो एक ट्रैजिक स्टोरी की हिंट देता है। जंग रियलाइज करता है कि वह मुश्किल से इन क्रीचर्स में से एक को टेक डाउन कर पाया है और वह एवरीथिंग दे रहा है, फिर भी फाइट और डिमांड करती है। सीसी डिमांड करती है कि उसके जाने के दौरान चीजें इतनी आउट ऑफ हैंड कैसे हो गईं, पर जंग के पास कोई आंसर्स नहीं है। वह कंफर्म करती है कि केओस खत्म नहीं हुआ और अपनी सोर्ड ड्रॉ करती है, सबको फिनिश करने के लिए रेडी, फिर भी फाइट खत्म नहीं होती। अचानक बनीज फिर से सर्च करते हैं। अल्फा के डेड होने पर हर्ड को कोलैप्स करना चाहिए, पर बचे हुए स्टबर्न हैं, किसी चीज पे फिक्सेटेड। कोई और चॉइस न देखकर सीसी अपनी सोर्ड के साथ ऑल आउट जाती है, पर फिर भी एक लोन बनी रह जाता है। इसी बीच सीसी रियलाइज करती है कि वे अल्फा से डील कर रहे हैं और की इसके बॉडी के अंदर है। वह बनी की पावर स्ट्रिप करती है और एक स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल रिट्रीव करती है। सेंट जॉन्ग का अटेंशन कैच करती है और सीसी एक्सप्लेन करती है कि इसे एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन ने म्यूटेटेड बीस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए क्राफ्ट किया है। वह कंफर्म करती है कि बीस्ट जो जुकलन को एम कर रहा है फाइनली खुद को रिवील कर रहा है। पिल इमिट्स एक यूनिक अरोमा जो ओनली लो और मिड लेवल म्यूटेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं, जो उन्हें इसे कंज्यूम करने के लिए लूर करता है। कंज्यूम करने पर बीस्ट्स अपनी विल लूज कर देते हैं, पिल के मास्टर के कंप्लीटली सबसर्विएंट हो जाते हैं और यह जेम कॉन्ट्रैक्ट से बहुत डिफरेंट इफेक्ट है। जू क्लैन की कंट्रोल स्ट्रेटेजी एक मिस्ट्री रहती है, यह जानते हुए कि पिल डाइजेस्टेबल नहीं है, इसे पीछे छोड़ने से और बीस्ट्स इसके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। वापस जाते हुए सीसी पिल्स और बीस्ट रैम्पेज के कनेक्शन को नोट करती है और हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करने की प्लान करती है। वह जांग को यह भी बताती है कि वह सिटी वॉल्स के बाहर उसके साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगा। चैट करते हुए एक शैडोई फिगर पास में लर्क करता है, पर सीसी जल्दी उसे सेंस करती है और एक ट्री को हाफ में स्लाइस कर देती है। जांग पूछता है कि क्या कुछ रॉन्ग है, पर वह ब्रश ऑफ करती है, अपनी फोकस शार्प रखते हुए। एक वीक बाद हिज हाइनेस लुओ को उसके लैकीज ने इन्फॉर्म किया कि क्राफ्ट्समैन स्ट्रीट के सारे सेलेस्टियल फॉक्सेस गैदर हो गए हैं। स्ट्रेंज विंड्स बाहर स्टर करते हैं। जैसा कि लुआ रिमार्क करती है कि म्यूटेटेड बीस्ट्स पहले से कहीं ज्यादा ऑफ्टन अटैक हो रहे हैं। वह वंडर करती है कि क्या हुआंग ज़मीन इसके पीछे है, पर थॉट्स डिसमिस करती है क्योंकि वह अब उस पर रिलाई नहीं करती। इंस्टेड वह डिसाइड करती है कि फाइनली उसका टाइम है मूव करने का। और बस ऐसे ही इम्पोस्टर लूट अपने मिनियंस को बताती है कि ह्यूमंस ने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से फ्री होने का वे ढूंढ लिया है, जिससे उनके काइंड में हैवी लॉसेस हुए हैं। फॉलन क्राफ्ट्समैन स्ट्रीट के पास स्टेशन्ड थे और जो अभी वहां हैं वे नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं। काउंटर करने के लिए बिग फ्रीक अपने लैकीज को एक कन्विंसिंग सीन स्टेज करने का ऑर्डर देती है जो एनिमी को रैशली एक्ट करने के लिए पुश करे। डिटरमिन है कि वे ट्रूली किसका फेस कर रहे हैं। डीप इन द फॉरेस्ट चांग द जेम जंकी अपने लॉन्ग डॉर्मेंट नाइट वॉकर मोड को अनलीश करता है, बुलेट रैबिट्स के स्वॉर्म में चार्ज करते हुए। पूरा वीक ग्राइंडिंग के बाद वह फाइनली लेवल 6 पहुंच गया है और उनके पैटर्न्स मास्टर कर लिए हैं, उनके एसिड प्रोजेक्टाइल्स को शार्प प्रिसीजन के साथ स्लिप पास्ट करते हुए। स्टेप 1 सिंपल है, उनकी रेंज्ड अटैक्स को न्यूट्रलाइज करना बिना हिट लिए, उन्हें फ्रेंजी में ड्राइव करना। स्टेप 2 फॉलोज करता है जब वे खुद को एसिड में ड्रेंच करते हैं और क्लोज रश करते हैं। उनकी फ्लैमेबल कोटिंग फास्ट बर्न करती है, पर कभी डेडली होने के लिए इनफ नहीं रहती। जांग उन्हें एनीवे स्कॉच करता है, यह जानते हुए कि स्कारलेट सर्पेंट स्केल्स फ्यूल की तरह हैं, उसकी फ्लेम्स डाई करने से रिफ्यूज करती है। वह इसे फायर डिवाउरर 3 फ्लेवर्स ट्रू फायर कहता है, हालांकि वह इंस्टेंटली नेम पर क्रिंज करता है। फिर भी वह अपने ब्लेजिंग टॉर्नेडो के व्हर्लविंड से इमर्ज करता है, रोस्टेड रैबिट से सराउंडेड, उसके सर्पेंट स्केल्स फाइनली स्पेंट। वह बिलीव करता है कि यह मैसेकर उसे नेक्स्ट लेवल की ओर पुश करने के लिए इनफ है, इवन एज द वेट ऑफ हिज चॉइस लिंगर्स। एनालिसिस कंप्लीट। सेल्फ समनर लेवल 7 पर असेंड करता है, उसके स्टैट्स कॉन्ट्रैक्ट जिम के साथ राइज करते हैं, जो लेवल 5 पर एडवांस करता है और डीप ब्लू ग्लो करता है। वह रिकॉल करता है कि लेवल 4 और 6 के बीच नथिंग चेंज्ड। जेम स्टबर्नली 4 पे स्टक रहा, यह प्रूव करता है कि यह उससे कहीं हार्डर लेवल करता है। क्यूरियोसिटी स्टर्स कि इस बार यह किस काइंड की पावर अनलॉक करेगा, होपफुली कॉम्बैट के लिए फिट कुछ। अचानक एक लोन बनी सिनिस्टर ऑरा रेडिएट करता है, शॉक्ड कि यह सर्वाइव कर गया। जेम जंकी खुद को तैयार करता है, डिक्लेयर करता है कि वह पुशओवर नहीं रहा जो पहले था। ट्विस्टेड क्रीचर लंजेस और जोंग नैरोली डॉज करता है, बदले में डार्क एनर्जी फेंकता है। एक मोमेंट के लिए वह वंडर करता है कि क्या ये गोस्ट है, डीमन है, या उसके स्लॉटर से जन्मा कोई वेंजफुल स्पिरिट। जो भी हो, सेल्फ समनर इसे डिसाइसिव स्ट्राइक से काट देता है। फिर भी जो उसे सबसे ज्यादा अनसेटल करता है वह विक्ट्री नहीं बल्कि फैक्ट है कि एक मियर बुलेट रैबिट ने ऐसी टेक्निक डिस्प्ले की। वह वंडर करता है कि क्या क्रीचर स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल के इन्फ्लुएंस में है और इसे कुछ कॉफ अप करने के लिए फोर्स करता है, पर जो ड्रॉप होता है वह पिल जैसा कुछ नहीं है। एनालिसिस के दौरान ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन रेजिस्ट करता है, एक रैरिटी जांग ने एजेस में एनकाउंटर नहीं की। आखिरकार रिजल्ट सरफेस करता है।
नेदरमिस्ट एसेंस, इसकी क्वालिटी अननोन। एक पोटेंट फोर्स जो नेदरमिस्ट ब्लैक गोट के टेस्टिकल्स में स्टोर्ड होती है, इसे कंज्यूम करना अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स प्रॉमिस करता है, जो टेम्पटिंग और डेंजरस दोनों है। एनालिसिस के बाद जांग नेदरमिस्ट एसेंस होल्ड करता है एक रेयर ऑर्ब जिसकी क्वालिटी अननोन है। कहा जाता है कि इसमें नेदरमिस्ट ब्लैक गोट के टेस्टिकल्स में स्टोर्ड पोटेंट पावर होती है। इसे कंज्यूम करना अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स प्रॉमिस करता है। प्लेबैक इनिशिएट होता है, एक स्पेक्ट्रल गोट को रिवील करता है जो ब्लैक ऑरा में रीड्ड है। इसकी प्रेजेंस बीस्ट्स को अपनी ओर ड्रॉ करती है। एक बोर रेकलेसली चार्ज करता है, पर उसका बॉडी एपरिशन से स्ट्रेट थ्रू पास करता है। केवल गोट स्पिरिट के लिए, जो इसे अपने जॉज में सीज करता है, दोनों क्रीचर्स डिस्ट्रॉयड होने के साथ एंड करता है। टू बी ऑनेस्ट, ये डमी फील करता है कि ऑर्ब विंड जेम जितना ही रेयर और वैल्यूएबल है, पर उसे आइडिया नहीं कि इसका इफेक्ट कैसे ट्रिगर करना है। डायरेक्ट कांटेक्ट कुछ नहीं करता, अनलाइक उसकी लास्ट अवेकनिंग, और वह वंडर करता है कि क्या उसे रियली ये डिस्गस्टिंग थिंग स्वॉलो करना होगा जो ब्लैक गोट के प्राइवेट से आया। थॉट उसे गैग करता है, पर फिर एक शार्प मेमोरी हिट करता है। टाइम जब म्यूटेटेड बीस्ट्स ने उसे और जेमिन को नियरली किल किया था, और जब उसे फर्स्ट पता चला कि उन फॉक्सेस ने सूजिंग याओ को डिवावर किया था। खुद को मॉक करता है कि वह सोचता है कि उसके पास चॉइस का लग्जरी है। वह एनीवे इसे स्वॉलो करता है। इंस्टेंट में उसका बॉडी कन्वल्स करता है और उसका माइंड ऐसा फील करता है जैसे टीयर अपार्ट हो रहा हो। वह स्क्रीमिंग कोलैप्स करता है, विजन्स उस पर क्रैश करते हैं। एक में वह सूजिंग याओ को सेलेस्टियल फॉक्स शैकल्स में बाउंड देखता है, जो उसे कहती है कि सेटबैक्स और पेन के बावजूद सर्वाइव करो। उसका माइंड रिज से बर्न करता है जब वह सूजिंग याओ को वाउ करता है कि वह तब तक नहीं मरेगा जब तक लास्ट वन ऑफ देम गॉन नहीं हो जाता। सिस्टम उसका ग्रोथ रिवील करता है, 7 स्टार्स ऑफ पोटेंशियल दिखाता है और उसे नेदरमिस्ट बॉडी ग्रांट करता है, एक पावर जो लिविंग बीइंग्स के फियर को एब्जॉर्ब करती है और उसे कंट्रोलेबल नेदरमिस्ट में टर्न करती है। 20 के रिजर्व के साथ प्रत्येक पॉइंट फिजिकली मैनिफेस्ट करता है। अटैक और डिफेंस इक्वल टू 10% ऑफ इस करंट लेवल, स्टैकिंग टू अ टेरिफाइंग 1000%। फर्स्ट टाइम के लिए जांग एक एबिलिटी होल्ड करता है जो प्योरली बैटल के लिए बिल्ट है। ऑफेंस और डिफेंस को एक रिलेंटलेस फोर्स में मर्ज करता है। यह पावर क्लियरली डिपेंड करती है कि वह कितना नेदरमिस्ट यूज करता है, और सेल्फ समनर अपनी ग्रोथ पोटेंशियल से स्टन्ड है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ग्रोथ थिंग इतना स्ट्रॉन्ग टर्न आउट कर सकता है। फिर भी किसी रीजन से क्राई बेबी बॉलिंग रोक नहीं पाता, इमोशंस जो वह अंडरस्टैंड भी नहीं करता, केवल सर्टेनिटी कि वह सूजिंग याओ का एवेंज करेगा। कुछ ड्यूड्स रश करते हैं पूछने की क्या वह ओके है, पर उसके फ्रेंड्स उन्हें उसे अलोन छोड़ने और म्यूटेटेड बीस्ट्स आने से पहले सिटी के अंदर जाने को अर्ज करते हैं। जब एक इंसिस्ट करता है, जेम जंकी का ऑमिनस ऑरा फ्लेयर करता है, उन्हें स्केयर ऑफ करता है। टोटली क्लूलेस, वह बस मटर करता है कि वह फाइन है, केवल रियलाइज करने के लिए कि उसका नेदरमिस्ट रिजर्व 35 पर जंप कर गया है। तब उसे हिट करता है। वह अदर्स के फियर को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे नेदरमिस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ये मिस्ट रेगुलर एनर्जी की तरह नहीं है, ये उसकी विल के बेंड होती है और उसे एनीथिंग में शेप किया जा सकता है जो वह इमेजिन करता है। वह वंडर करता है कि ये थिंग रियली कितना पावरफुल है और इसे वीकेस्ट स्ट्राइक के साथ टेस्ट करता है। सिंगल पॉइंट ऑफ नेदरमिस्ट एक मैसिव ट्री को 1 क्लीन कट में क्लीव करता है, उसे स्टंट छोड़ता है। जब वह 10 पॉइंट्स पोर करता है, जायंट ट्रंक काउंटलेस फ्रैगमेंट्स में शैटर हो जाता है। क्राई बेबी रियलाइज करता है कि यह स्किल इनक्रेडिबली वर्सेटाइल है, एक ट्रू वेपन जो हाई लेवल म्यूटेटेड बीस्ट्स के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है अगर समझदारी से यूज किया जाए तो। फिलहाल सेल्फ समनर ने लो की रहने का फैसला किया है और पर्ज स्क्वाड के साथ चुपचाप स्ट्रांग बनता जा रहा है। जब जांग अपनी नई पावर की तारीफ कर रहा होता है, तभी सिस्टर सीसी अचानक वहां आती है और जिस नेदरमिस्ट म्यूटेटेड बीस्ट से वो अभी लड़ा था उसको अर्जेंटली ढूंढ रही होती है। उस डमी को अजीब सा डेजा व्यू होता है, उसे चांग की याद आती है और कैजुअली एडमिट करता है कि उसने नेदरमिस्ट एसेंस निगल ली है। सीसीए गुस्से में आग बबूला हो जाती है, पूछती है कि क्या उसको मरने का शौक है। वो इंसिस्ट करता है कि यह इतना बुरा नहीं हो सकता क्योंकि उसके एनालिसिस में कुछ भी डेंजरस नहीं दिखा, और अगर कुछ गलत हुआ तो वो जोर लगाकर उसे स्पिट आउट कर सकता है। लेकिन सीसीए गुस्से से बोलती है कि हर चीज अंडू नहीं हो सकती और पूछती है अगर वो पैरासाइट हुआ तो। ये बात सुनकर आखिर में वो हिल जाता है, सोचता है कि क्या जो चीज उसने खाई वो सच में लीथल हो सकती है। फिर सीसी उसे वार्न करती है कि नेदरमिस्ट बीस्ट्स ऐसी क्रीचर्स हैं जिनका कोई अननोन ओरिजिन है और कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं, और वो अक्सर ब्लैक माउंटेन गोट्स या बुलेट रैबिट्स जैसे होस्ट्स के अंदर छुपी रहती हैं। सीसी एक्सप्लेन करती है कि यह क्रीचर्स नेदरमिस्ट बीस्ट द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले पपेट्स से ज्यादा कुछ नहीं होते। एक बार जब होस्ट मर जाता है तो पैरासाइट उसके किसी ऑर्गन में घुस जाता है और अगले वेसल के लिए इंतजार करता है। वो जोर देकर कहती है कि सबसे बड़ा रियल डेंजर ये है कि नेदरमिस्ट अपने होस्ट पर फुल कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर वो डमी डर जाता है, पैनिक करता है कि कहीं बीस्ट उसके साथ लैच तो नहीं हो गया। एसेंस निगलने के बाद जो अनबेरेबल पेन हुआ था वो याद करके वो सोचता है कि कहीं नेदरमिस्ट अभी से उसकी बॉडी पे टेक ओवर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जांग को लगता है कि वो चीज लैच होने में फेल हो गई होगी क्योंकि वो फाइन महसूस कर रहा है, लेकिन सीसीए वार्न करती है कि वो नॉर्मल नहीं है। हो सकता है उसके अंदर के किसी और मॉन्स्टर ने नेदरमिस्ट बीस्ट को साफ कर दिया हो
या शायद उसके एब्सोल्यूट कंट्रोल की वजह से वो पैरासिटाइज्ड होने पर भी सेफ है। फिर भी वो साफ कर देती है, अगर तू म्यूटेट हुआ तो मैं इस सेल्फ समनर को बिना सोचे समझे काट दूंगी। तभी उनके बीच एक स्पाइडर गिरता है। उस आइस लेडी की तो हवा टाइट हो जाती है, वो पैनिक में उसको टुकड़े टुकड़े काट देती है। उसके बाद वो जांग से लिपट जाती है, बेग करती है कि उसे वहां से दूर ले चलो। वो डमी खुद को नॉस्टैल्जिक होने से रोक नहीं पाता। सीसी आज भी बग से उतना ही डरती है जैसे बचपन में डरती थी। तब लिटिल सीसी छाव में अपनी किताबें लेकर बैठी रहती थी, जबकि जांग उसे बग से चिढ़ाता था। जब एक उड़ जाता था तो वो सीसीए को ब्लेम करता था कि उसने डर कर उसे भगा दिया। वो बस उसे सिली कहती थी कि वो बग से दोस्ती करना चाहता है बजाय ऑर्फनेज के दूसरे बच्चों के। जिस बात ने उसे सच में बॉदर किया वो ये थी कि वो जानता था कि वो बच्चे एक दिन चले जाएंगे। तो उस दिन सीसी ने वादा किया था कि वो उसकी फ्रेंड रहेगी, चाहे कुछ भी हो। प्रेजेंट में वापस आकर थोड़ी देर हग करने के बाद वो आइस लेडी स्नैप आउट करती है और डमी को इतने जोर से पकड़ने के लिए अपनी ग्लेयर से फ्रीज कर देती है। अपने यूजुअल सेल्फ में लौटकर वो उसे वार्न करती है कि जिन खतरों को वो नहीं समझता उन्हें अंडर एस्टिमेट ना करे। इस दुनिया में फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। इस बार वो लकी हो गया होगा, पर वो दोबारा अपनी गार्ड नीचे नहीं कर सकता। सेल्फ समनर रियलाइज करता है कि सीसीए पर्ज स्क्वाड ज्वाइन करने के बाद से डिस्टेंट और कोल्ड दिख सकती है, पर अंदर से वो वैसी ही है, हमेशा उसका ख्याल रखती है। तभी एक नोटिफिकेशन सीसी को पर्ल सिटी वापस बुलाता है। इसके साथ ही उनका इन्वेस्टिगेशन और उसकी स्पेशल ट्रेनिंग फिलहाल खत्म हो जाती है। जब पूछा जाता है तो आइस लेडी एक्सप्लेन करती है कि उनके टीम लीडर को सेलेस्टियल फॉक्सेस ने बुरी तरह जख्मी कर दिया है, इसलिए उसे सपोर्ट देने के लिए तुरंत वापस जाना पड़ेगा। यह सुनकर वो डमी शॉक हो जाता है, सजेस्ट करता है कि सिटी के बाहर की अदर टीम से बैकअप बुलाओ, पर सीसी अपना सिर हिलाती है। दूसरों को अलर्ट करने से फॉक्सेस को टिप ऑफ मिल सकता है, और वैसे भी सिटी वॉल्स के बाहर थिंग्स ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वो उसे अपने साथ आने को कहती है, वादा करती है कि रास्ते में सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। रास्ते में वो आइसोलेटेड एक्सप्लेन करती है कि सिटी के बाहर क्या सिचुएशन है। ये किसी को नहीं पता कि ये सब कब शुरू हुआ, पर जब से कैटेक्लिज्म हुआ है म्यूटेटेड बीस्ट्स रन वाइल्ड हो गए हैं, जिस वजह से सर्वाइवर्स को जो थोड़ा बहुत बच गया था उसके चारों तरफ वॉल्स बिल्ड करनी पड़ी। ट्रैवल इतना डेंजरस होने की वजह से आउटसाइड वर्ल्ड की मैपिंग की जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन टीम और कुछ इंडिपेंडेंट अवेकनर्स पर आ गई है। उनके लेटेस्ट इंटेल के मुताबिक पर्ल सिटी के आसपास के एरिया में बीस्ट्स की लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है। बस कुछ इधर उधर बिखरे हुए विलेजेस और कुछ घूमने वाले सैवेजेस हैं। उसके बाद सी है, पर कोई आगे एक्सप्लोर करने की हिम्मत नहीं करता। एपेक्स लेवल म्यूटेटेड बीस्ट्स उन पानियों पर रूल करते हैं और किसी एक इंसान को भी नहीं पता कि होराइजन के पार कोई और सिटीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। तो सी के उस पार क्या है, ये एक कंप्लीट मिस्ट्री ही बना हुआ है। जब सीसी वॉल्स के बाहर की सिचुएशन के बारे में पूछती है तो वो लड़का एक्सप्लेन करता है कि पर्ज स्क्वाड इल्यूजरी लाइट सेलेस्टियल कर्टेन से पर्ल सिटी की मॉनिटरिंग कर रहा था और पिछली रात तक सब शांत लग रहा था। पिछली रात लो और मिड लेवल सेलेस्टियल फॉक्सेस क्रासमैन स्ट्रीट पर स्वार्म्ड हो गए, पर वो एक ट्रैप निकला जिसे दुश्मन के कमांडर ने खुद लीड किया था। उनके लीडर कैप्टन जिन्बो रिट्रीट को कवर करते हुए बुरी तरह जख्मी हो गए और अब सीसी को उनकी ड्यूटीज टेक ओवर करके पर्ल सिटी को सेफ रखने के लिए कहा गया है। जब जांग मदद ऑफर करता है तो वो इस डमी को ब्लैकस्मिथ शॉप वापस जाकर रेस्ट करने को कहती है, वादा करती है कि बाद में मिलेगी। जांग होप करता है कि सीसी और जिन्बो दोनों ठीक हो जाएं। आखिर में वो अपनी बाहें स्ट्रेच करता है, सिटी के बाहर के एग्जॉस्टिंग डेज के बाद अनवाइंड होने के लिए रेडी है और सोचता है कि जेमॉन्ट की बीस्ट किंग फिस्ट ट्रेनिंग कैसी चल रही होगी। रास्ते में जांग नोटिस करता है कि उसके आसपास हर कोई अपनी जगह पर फ्रीज हो गया है। टाइम खुद रुक गया है। एक आदमी की आवाज आती है और सेल्फ समनर तुरंत एनालिसिस एक्टिवेट करता है, पर फेल हो जाता है। टारगेट की हिडन एबिलिटी उसको ब्लॉक करती है। वो ओल्ड बोन स्मर्क्स करता है, जांग के एनालिसिस के एंडलेस यूज को नोट करता है। ये ऐसी फीट है जिसे हाई लेवल अवेकनर्स भी डेली 10 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। फिर वो उसकी क्लेवर ट्रिक की तारीफ करता है कि वो अपनी बॉडी को नॉन स्टॉप एनालाइज करने के लिए फोर्स करता है। हालांकि जांग को कोई आइडिया नहीं है कि ये आदमी कैसे जानता है, पर उस आदमी का ऑरा ही उसकी स्पाइन में चिल्स भेज देता है। फिर भी वो जांग को टॉन्ट करता है कि मूव करके दिखा। जांग रिफ्यूज करता है, कहता है कि उसके पास किसी ओल्ड टाइमर से लड़ने की कोई वजह नहीं है, पर वो ओल्ड बोन गहरी चोट करता है। उसे मॉक करता है कि स्ट्रेंथ के बिना जिंगयाओ का बदला लेने का उसका वाव सिर्फ एम्प्टी टॉक है। ये टिक उसकी नर्व को छू जाती है। सेल्फ समनर फुल स्पीड से आगे लॉन्च करता है, पर वो ओल्ड मैन कैजुअली एक स्पेशल रिफ्ट में वैनिश हो जाता है। उसका टेलीपोर्टेशन जांग के चार्ज को मॉक करता है। वो ओल्ड टाइमर अचानक उसके पीछे अपीयर होता है, आसानी से उसके पंच को ब्लॉक करता है और उसकी स्लो स्पीड का मॉक करता है। पर सेल्फ समनर ने तो ट्रैप लगाया था, फायर डिवाउरर को उसे जिंदा भूनने के लिए अनलीश किया, लेकिन अटैक फिजल हो गया। वह तो सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी। वह ओल्ड बोन वाटर एलिमेंट स्ट्राइक से काउंटर करता है। जांग ये सोचकर हिल जाता है कि इस मॉन्स्टर के पास और कितनी एबिलिटीज हैं। अपनी नेदरमिस्ट रिजर्व्स के 18 पर आने के बाद वह एक फेंट करता है और नाइट वॉकर के साथ अंदर घुसकर स्नीक अटैक करता है, लेकिन वह ओल्ड मैन इसे क्लेवर पर वीक बोलकर झटके से हटा देता है और एक सिंगल टेलीकिनेटिक ब्लास्ट से जांग को हवा में उड़ा देता है।
हालांकि ओल्ड बोन मानता है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ इंप्रेसिव है और बात करने के लायक है, जेम जंकी रियलाइज करता है कि यह सब एक टेस्ट था। जांग की पावर अभी भी सीसीए या जिन्बो के आसपास भी नहीं है और पर्ज स्क्वाड कैप्टन ही उस लीग में है। जब वह जेम जंकी पूछता है कि उसे किस नाम से बुलाए तो वह ओल्ड मैन सिर्फ स्मर्क करता है और कहता है कि जो चाहे बुला लो। या क्या वह सच में उसका नाम भूल चुका है? एक बात तो साफ है कि पर्ज स्क्वाड ने जांग को पहले ही समझ लिया है। जो उसे समझ नहीं आता वह यह है कि सिटू शिबाई ने खुद को ऐसे रिवील क्यों किया। सिटू उसकी बात काट देता है, इस डमी को कहता है कि पहले यह सीख कि दूसरों को अपना माइंड रीड करने से कैसे रोकते हैं, फिर ओवर थिंकिंग करना। यह सुनकर जांग स्टन हो जाता है, सोचता है कि क्या यह करना भी पॉसिबल है। फिर सिटू एक्सप्लेन करता है कि पिछले 200 सालों में पर्ल सिटी ने एक भी अल्टीमेट लेवल अवेकनर नहीं देखा अब तक। जांग बैफल्ड है क्योंकि उसने सोचा था कि एपेक्स ही सबसे हाईएस्ट टीयर है, लेकिन सिटू क्लैरिफाई करता है नॉर्मल अवेकनर्स, यहाँ तक कि हाई लेवल्स भी जिंदगी भर एक ही एबिलिटी से बंधे रहते हैं, जबकि एक अल्टीमेट लेवल अवेकनर उन जंजीरों को तोड़ सकता है और एंडलेसली नई पावर्स अवेकन कर सकता है। फिर एक तीखी क्यूरियोसिटी के साथ वह ओल्ड मैन पूछता है कि क्या जांग की अल्टीमेट एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट जेम उसकी खुद की एबिलिटी पाथ ऑफ अदर्स को कॉपी कर सकती है। मिस्टर सिटू आउटकम जो भी हो जांग को ग्रेटिट्यूड के तौर पर एक गिफ्ट ऑफर करता है और उसके क्वेश्चंस का जवाब देने का वादा भी करता है। जब जांग पूछता है कि अगर वह रिफ्यूज करे तो क्या होगा, तो वह ओल्ड टाइमर सिर्फ श्रग करता है और गिफ्ट दिखाता है, एक गोल्डन ट्रेजरी ब्रेसलेट जिसमें एक स्टोरेज स्किल है जिस पर वह कभी रिलाई करता था। जेम जंकी तो पागल ही होने वाला होता है, ओल्ड मैन को वे टू जेनरस कहता है क्योंकि स्टोरेज स्पेस ही वह चीज है जो उसके पास नहीं थी। सीटू फिर उसे अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहता है, उसके हाथ पे कुछ करता है और जांग के उसकी एबिलिटी कॉपी करने की कोशिश करने के बाद सीटू कंफर्म करता है कि न ही उसकी मेन और न ही डेरिवेटिव एबिलिटीज कॉपी हो सकती है। यह प्रूव करता है कि सेल्फ समनर सच में स्पेशल है। अपने वादे के मुताबिक ओल्ड टाइमर उसे गोल्डन ट्रेजरी ब्रेसलेट दे देता है। ओल्ड मैन का शुक्रिया कहने के बाद यह ड्यूड ब्रेसलेट को एग्जामिन करता है और जो उसकी एनालिसिस रिवील करती है उससे वह नियरली फ्रीज हो जाता है। प्लेबैक में दिखता है कि एक बूढ़ी औरत को बांधा गया है और उस पर एनर्जी की गोल्डन शावर डाली जा रही है। यह वह क्रूअल प्रोसेस है जिसके पीछे इस आइटम को फॉर्ज किया गया। ऐसे इक्विपमेंट बनाने के लिए ह्यूमन लाइफ सैक्रिफाइस की गई थी। जांग का पहला क्वेश्चन है कि क्या सारे स्पेशल गियर ऐसे ही बनते हैं। वह ओल्ड टाइमर कंफर्म करता है कि पिछले 200 सालों से स्ट्रिक्टली फॉरबिडन होने के बावजूद अभी भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स फॉर्ज करने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस का यूज करते हैं। सीटू एडमिट करता है कि वह ब्रेसलेट डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहा था, पर अब जब यह जांग के हाथों में है तो हो सकता है यह सेल्फ समनर ही वह है जिसे उन लोगों को जस्टिस दिलाना है जो सच में डिजर्व करते हैं। वह लॉस्ट सोल्स जो ब्रेसलेट से बंधे हैं आखिरकार रेस्ट कर सकते हैं। पर जांग का अगला क्वेश्चन था कि क्या लाइव्स हमेशा ऐसे ही केयरलेसली टॉस की जाती थी, यहाँ तक कि 200 साल पहले भी। सीटू एक ग्रिम नॉड के साथ कंफर्म करता है। तब बीस्ट टेमिंग जू फैमिली पर्ल सिटी पर आयरन फिस्ट से रूल करती थी, सबको अपनी मर्जी का स्लेव बना रखा था। आदमी टुकड़ों के लिए एंडलेसली लेबर करते थे। औरतें पैम्पर्ड यंग मास्टर्स के लिए प्लेथिंग्स के तौर पर पकड़ी जाती थी। बच्चों को पैदाइश से ही लॉयल टूल्स बनने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता था। और वह बुजुर्ग जो अब काम नहीं कर सकते थे उन्हें जू फैमिली के म्यूटेटेड पेट्स को जिंदा खिला दिया जाता था। जो भी उस वक्त अवेकन होता था उसे या तो एनस्लेव किया जाता था या इक्विपमेंट फॉर्ज करने के लिए इंग्रेडिएंट्स के तौर पर सैक्रिफाइस कर दिया जाता था, जब तक कुछ ब्रेव सोल्स ने जू फैमिली की टेरनी को गिराने के लिए स्ट्रेंथ जमा नहीं की। जांग सिटू की पावर से इम्प्रेस्ड होकर सोचता है कि ओल्ड बोन खुद ही प्रिंसेस यूए से डील क्यों नहीं करता और पर्ल सिटी को दोबारा फ्री क्यों नहीं करता। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस एक्टिवेट करते हुए साइटू एक्सप्लेन करता है कि वह नहीं कर सकता, पर अश्योर करता है कि सिटी की डिफेंसेस कमजोर नहीं है। सेलेस्टियल फॉक्स एम्बुश ने बस उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ लिया था। पर्ल सिटी के पास अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो म्यूटेटेड बीस्ट से वाइल्ड्स को स्कावर करती है, पर्ज स्क्वाड गेट्स की सीक्रेट में गार्डिंग करता है और सबसे ऊपर किंग्स डिवाइन आर्टिफैक्ट सन एंड मून पर्ल जो अपनी रेंज के अंदर की सभी लाइफ को सप्रेस करता है, उनकी पावर को लेवल 40 पर कैप करता है। उसने कहा अगर किंग लेवल बीस्ट भी अपीयर हुआ तो सन एंड मून पर्ल उसे एपेक्स तक सप्रेस कर देगा। और साइटू फ्लैटली क्लेम करता है कि वह आसपास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एपेक्स है, लेकिन उसकी हेजिटेशन जांग को सस्पिशियस बना देती है। वह पूछता है कि क्या अंदर कोई ट्रेटर है। ओल्ड टाइमर एडमिट करता है कि सिटी लॉर्ड मिसिंग है और उसके अलावा सिर्फ जू फैमिली रेमनेंट्स ही आर्टिफैक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वह स्नेक्स जो कभी पर्ल सिटी के रूलर्स थे अपने डाउनफॉल के बाद शैडोज में क्रॉल कर गए थे, अब सन एंड मून पर्ल को शट डाउन करके और सेलेस्टियल फॉक्सेस को अंदर आने देकर फिर से रिसर्फेस हो रहे हैं। जांग जल्दी से डॉट्स कनेक्ट करता है। बीस्ट एक्टिविटी में अचानक स्पाइक उसी का किया धरा होगा। साइटू नॉड करता है, कहता है कि वह सालों से जू रेमनेंट्स का हंट कर रहे हैं, पर उन्हें पूरी तरह से वाइप आउट करना ऐसे वीड्स उखाड़ने जैसा है जो इतनी गहरी जड़ रखते हैं कि वह कभी खत्म नहीं होंगे।
जांग को यह समझ नहीं आता कि क्या जू फैमिली किसी बड़ी चीज के पीछे है, क्या सिटी लॉर्ड अभी भी जिंदा है, या वह बीस्ट अपराइजिंग क्यों कर रहे हैं। वह यह भी जानने के लिए इच करता है कि सेलेस्टियल फॉक्स किंग सच में कितनी पावर विल्ड करता है। इन आंसर्स के बिना वह रियलाइज करता है कि सिटू शिबाई को ध्यान से चलना होगा, वरना जिस पल उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड गिरेगी, पर्ल सिटी उसी पल कोलैप्स हो जाएगा। यह तो बिल्कुल जांग की पिछली लाइफ की वॉर्स जैसा है, जहां न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ रोकथाम के तौर पर मौजूद थे, उन्हें कभी सोचे बगैर फायर नहीं किया जाता था। प्रिंसेस यूए कितना भी प्रोवोक करे, कोई और शायद स्नैप हो जाए, पर सिटू नहीं। इसलिए वो ओल्ड बोन आखिर में एडमिट करता है कि उसे जांग की जरूरत है, भले ही उसकी एबिलिटी कॉपी ना हो सके, और पूछता है कि क्या वो पर्ज स्क्वाड ज्वाइन करेगा। सेल्फ समनर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और कहता है, मैं अंदर हूँ। आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप पर जेमिन सिस्टर चांग पर सडन रिपेयर वर्क के बारे में जोर डालती है, पर वो इसे फ्री टाइम का यूज करना बताकर टाल देती है। इधर पिंकी अपनी चिंता छुपा नहीं पाती। जांग को गए हुए कई दिन हो गए हैं। चांग उसे तंग करती है और कहती है कि वो उसकी लिटिल वाइफी की तरह एक्ट कर रही है, उसे इतना मिस कर रही है कि ट्रेनिंग में उसका ध्यान नहीं लग रहा। पिंकी बहुत हार्ड ब्लश करती है, इंसिस्ट करती है कि ऐसी कोई बात नहीं, पर एडमिट करती है कि पिछले 3 दिनों से उसके गाइडेंस के बिना वो खोया हुआ फील कर रही है। चांग हल्के से हंसती है और फिर तंग करके काम करने का वचन देती है। वंडर वुमन एक्सप्लेन करती है कि पर्ल सिटी के बाहर के विलेजेस और डेंजर जोन्स पहले ही मार्क्ड हैं, इसलिए जब तक वो डमी उन्हें अवॉइड करता है वो सही रहेगा। वो कंफर्म करती है कि वहाँ विलेजर्स हैं, पर ज्यादातर आइसोलेटेड बैकवर्ड हैं, और तो और म्यूटेटेड बीस्ट्स की पूजा करते हैं। उसकी जेमिन को एडवाइस है कि अगर वो ऐसी किसी जगह से टकरा जाए तो आगे बढ़ती रहे, वरना नौकर या बलिदान बनने का रिस्क है। पिंकी पूछती है कि क्या वो उनसे सिर्फ बात नहीं कर सकते, पर चैंग उसे चुप करा देती है और कहती है कि उन लोगों को इंसान कहना भी मुश्किल है, वो बीस्ट से भी ज्यादा डेंजरस जंगली हैं। बेचारी पिंकी पहले ही डर चुकी होती है जब चैंग उस पर और पाइल ऑन करती है। वार्न करती है कि कुछ जंगली मास्क पहनते हैं और चुपके से अपने शिकार का पीछा करते हैं। तभी उसके पीछे से अजीब सा ब्लैक स्मोक सामने आते हैं, जिससे पिंकी की तो जान निकलते निकलते बचती है। ये जांग है जो नेदर मिस्ट से अभी अभी वापस आया है। जांग कॉट ऑफ गार्ड होता है और रिफ्लेक्सिवली उसके नट्स पर एक किक स्लैम कर देता है। कुछ क्रैक होता है, फिर भी अगले ही पल वो ठीक एक्ट करता है और रोने लगता है कि वो कितनी मीन है। वो दोनों डिमांड करती हैं कि वो कौन है, जब तक वो खुद को रिवील नहीं करता। दोनों लड़कियां अच्छा फील करती हैं, पर गुस्से में भी हैं। हमेशा की तरह चैंग अपने छोटे भाई को पकड़ लेती है, जबकि यह डमी एडमिट करता है कि वो सिर्फ सैवेज विलेजर्स के बारे में उनकी बातें सुनकर मूड अच्छा करना चाहता था। जांग ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वंडर वुमन घूमकर उसके क्रॉच पर नेल कर देगी। पर जब दर्द खत्म हो जाता है, चैंग को पता चलता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और वो कुछ वक्त सिटी के अंदर रहकर अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का प्लान बना रहा है। वो कैजुअली ड्रॉप करती है कि उसको शान के बारे में एक क्लू मिला है और वो चाहती है कि वो अंकल ल्यू का ख्याल रखे जब तक वो अकेले बाहर जा रही है। जांग पूछता है कि इतनी जल्दी क्या है, पर चांग सिर्फ हिंट देती है कि कोई उसका वेट कर रहा है और वो बीच में नहीं आना चाहती। इधर पिंकी पीछे रेड हो जाती है, चुपके से पैनिक करती है, इससे पहले कि वो अपने रूम में पीछे हटना करना सुरक्षित समझे। एक बार जब चांग चली जाती है तो जेमिन भी घबराहट में फिसलती है और धीरे सा बोलती है कि उसे रेस्ट की जरूरत है, पर डोरवे पर रुककर जांग को बताती है कि उसे खुशी है कि वो सेफ वापस आ गया। जब से वो इस दुनिया में लैंड हुआ है, उस सिंपल मोमेंट ने उसे पहली बार ऐसा फील कराया कि वो सच में घर पर है। फिर अंकल लियू उसको सच्चाई में वापस खींच लाते हैं और शिकायत करते हैं कि वो इडियट की तरह क्यों हंस रहा है जब लड़कियां पहले ही जा चुकी हैं। वो ओल्ड मैन जल्दी से गियर शिफ्ट करता है। जांग को कहता है कि वो चांग का पीछा करे और उसे जाने से रोके, और क्लेम करता है कि वो बहुत बीमार है। लड़का बैफल्ड होता है जब तक अंकल लियू एडमिट नहीं करते कि ये सब एक एक्ट है। वो ना तो कमजोर है और ना ही बीमार। वो बस जानते हैं कि शान बहुत देर से मिसिंग है और ट्रबल उसे ढूंढ लेगी। हालांकि वो अपनी बेटी की स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करते हैं, पर उन्हें डर है कि चांग का शान को ट्रैक करने का ऑब्सेशन उसे ऐसे खतरे में खींच लाएगा जिसे वो अकेले हैंडल नहीं कर सकती। ओल्ड मैन को चिंता है कि चांग की लॉयल्टी और स्टबर्न हार्ट उसे बदकिस्मती की तरफ धकेल सकती है, इसलिए वो उसे जल्दी में खतरे में जाने से रोकने के लिए डम एक्ट करते हैं। वो एडमिट करते हैं कि वो स्किल्ड है, पर फॉर्जिंग के बारे में कभी सच में उत्साही नहीं थी, जिस वजह से उसकी टीचिंग में गैप्स रह गए हैं। फिर भी वो जांग के टैलेंट की वैल्यू करते हैं और खुद लियू फैमिली की जरूरी फॉर्जिंग टेक्निक उसे सिखाने का डिसाइड करते हैं। कोई लेजेंडरी चीज नहीं, पर उनकी ब्लड लाइन का एक यूनिक क्राफ्ट। जांग प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें निराश नहीं करेगा। कई दिन हार्ड ट्रेनिंग में निकल जाते हैं, जब तक कि अचानक एक चिल उसे छू नहीं जाती। जिंग्याओ की एनर्जी एक आवाज के साथ उस तक पहुंचती है। वो इंतजार कर रही है तो सिस्टर चांग अंकल लियू की मर्जी से शहर में ही रुकती है, जबकि बूढ़ा आदमी चुपके से लियू फैमिली की असली फॉर्जिंग टेक्निक जांग को सिखाता है। उसने हार्ड ट्रेन किया, उसे अपने नेदरमिस्ट के साथ मिलाकर शार्पर और ज्यादा सटीक कंट्रोल के लिए, और उसने खुद को एक नए तरीके से स्ट्रॉन्गर होते हुए फील किया। इसके साथ ही उसने आखिरकार एबे किंग्स स्टाइल की पहली 3 मूव्स मास्टर कर ली।
उसी रात जैसे ही उसकी प्रोग्रेस ज्यादा हुई, उसने वचन दिया कि उसने सू जिंग्याओ की आवाज सुनी, फेंट फिर भी दर्द भरे अंदाज सा मालूम। सेल्फ समनर आवाज सुनकर बेचैन हो जाता है, पर्ज स्क्वाड को कॉल करके कंफर्म करता है कि क्या ब्लैकस्मिथ डिस्ट्रिक्ट में कोई सेलेस्टियल फॉक्सेस इंसान बनकर अभी भी छुपी हुई हैं। कैप्टन सितु उसे यकीन दिलाती है कि सब खत्म था और आखिरी बंदे को भी एलिमिनेट कर दिया गया है और एरिया क्लियर है। फिर भी जांग वो फीलिंग निकाल नहीं पाता और सोचता है कि अगर यह विस्परर ऑफ विंड्स नहीं था जिसने आवाज पकड़ी तो और क्या हो सकता है। ये जेम जंग की सोचता है कि कहीं जिंगयाओ अभी भी जिंदा तो नहीं है और ये ख्याल उसे रिवेंज लेने के बारे में सोचने पर इंसिस्ट करता है। वो उस घटिया सेलेस्टियल फॉक्स मास्क को नोचना चाहता है जो उसकी तरह दिखने की हिम्मत कर रहा है। 3 दिन बाद एक शेडी फिगर ने एक लॉक्ड डोर को प्राइज ओपन किया और सू फैमिली की बेटी को अनजाने में पाता है उसकी ड्रग परफेक्टली वर्क कर रही है। वो उसकी चादर हटाता है, उसकी जेड लाइक ब्यूटी के बारे में धीरे सा बात करता है और सोचता है कि आज रात उसकी लकी चांस है और उस खतरे अनजान है जो उसके आसपास चुपके से वेट कर रहा है। अचानक रूम में एक ऑमिनस चिल भर जाती है, उस क्रीप की स्किन पर क्रॉल करती है जब एक आवाज उसका नाम लेती है, जेंग शाओफन, वो शॉर्ट स्टैक टेडी बेयर, 5 फीट कुछ नहीं और ऐसा चेहरा जिसे सिर्फ उसकी माँ ही प्यार कर सकती है। आवाज उसे मॉक करती है कि वो विमेन का नफरत किया गया विकृत व्यक्ति है जो कई विक्टिम्स को टॉर्मेंट करने के सालों बाद ट्विस्टेड हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे मौत खुद उसके पीछे खड़ी है, एक ग्रिम रीपर जो कलेक्ट करने आया है। डर कर शाओफन बोल्ट करता है और जानता है कि उसने पूरी सू फैमिली को ड्रग दिया है। वो शैडो फिगर उसे मैन या गोस्ट क्या हंट कर रहा है इस पर अनश्योर होकर उस क्रीप के घुटने में चुरा मारता है, उसे सर के बल जमीन पर गिरा देता है। उसे डर लगता है जब उसकी नेदर मिस्ट रिजर्व्स बढ़कर 100 में से 60 पर पहुंच जाती हैं। वो परवर्ट शाओफन एक बच्चे की तरह रोने लगता है, उसे पीछे रहने की रिक्वेस्ट करता है, फिर शियर शॉक से फेंट हो जाता है। जांग ग्रिम रीपर बनकर और मजाक उड़ाता है कि ये सो कॉल्ड सीरियल किलर कितनी आसानी से फोल्ड हो गया और अपने पहले मिशन को सक्सेस घोषित करता है। अब ट्रैश को निकालकर हेडक्वार्टर्स ले जाने का टाइम है। अपने एनालिसिस से वो टारगेट को जंग शाओफन कंफर्म करता है, 2 स्टार पोटेंशियल, मिड लेवल अवेकनर लेवल 13 पर, जिसके पास फार्मास्यूटिकल मास्टरी और लव मास्क है। जांग को यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा स्कमबैग एक पावरफुल एबिलिटी को ऐसी घटिया ट्रैश पर वेस्ट कर रहा है। जब फ्लैशबैक हिट करता है तो जांग एक माँ को अपनी बेटी की जिंदगी की बेग करते हुए देखता है जबकि वो क्रीप उसे मॉक कर रहा होता है। ग्लोट करता है कि अगर उसके शौहर की इतनी जल्दी मौत नहीं हुई होती तो वो उन दोनों को कभी देख ही नहीं पाता। वो उस आदमी पर हंसता है जिसने कभी पर्ल सिटी को डिफेंड करने की घमंड किया था पर आखिर में मर गया। फिर माँ को लात मारकर साइड करता है और उस एक्स हस्बैंड का थैंक्स करता है कि वो इन दोनों को पीछे छोड़ गया। बेटी को पकड़ते हुए वो प्रॉमिस करता है कि वो उससे अपना फन करेगा इससे पहले कि वो उसे उसकी माँ के पास जाने दे और घोषणा करता है कि वो सब खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं है। जांग इस सीन पर घिन से वहीं रुक जाता है और जंग सोचता है कि ये उसके स्ट्राइक करने का चांस है। उस लड़के पर हंसता करता है जिसने उसके फन में इंटरप्ट करने की हिम्मत की। वो एक ऐसी ड्रग ब्लो आउट करता है जो म्यूटेटेड बीस्ट्स को भी गिरा दे और कहता है कि जब जांग उसके अंडर आ जाएगा तो वो उसे टॉर्मेंट करेगा। लेकिन कुछ नहीं होता और जांगपिंग आगे बढ़कर डिक्लेयर करता है कि वो क्रीप अभी से डेड मीट है। वो सीरियल किलर स्टंड है कि उसकी ट्रिक फेल हो गई। रेन को ब्लेम करता है। जांग उसके हाथों को सीधा काट देता है। यह स्ट्राइक उस माँ को समर्पित करता है जो अपनी बेटी को बचाते हुए मरी थी। गुस्से से जलते हुए सेल्फ समनर हर विक्टिम के बदले के लिए अपनी ब्लेड यूज करता है। उस लड़की को ऑनर करता है जिसने आज्ञाकारिता के बजाय डेथ चुनी थी। वो क्रीप एगनी में चीख मारता है जब जांग डिक्लेयर करता है कि हर स्ट्राइक एक श्रद्धांजलि है, पहला फॉलन सिटी गार्ड को, फिर राइचस डिटेक्टिव को और आखिर में उस नेमलेस अवेकनर को जिसने जस्टिस के लिए लड़ा। उनकी याद को किलर की सोल में गहराई तक उखाड़ता है। वो धीरे धीरे सा रेंगने लगता है, उसके हाथों और घाव से खून निकल रहा है और जांग को पागल कहता है। ग्रिम रीपर उसके ऊपर खड़ा है, आश्वस्त करता है कि आज की टेक्नोलॉजी अभी भी उसकी लाइफ सेव कर सकती है और उसे एक आखिरी चांस ऑफर करता है। जांग दरवाजे की तरफ पॉइंट करते हुए जेंग को कहता है कि अगर उसे माफ करना चाहता है तो बाहर निकल जाए। फिर भी बर्निंग रिजॉल्व के साथ सेल्फ समनर प्रॉमिस करता है कि वो इस सीरियल किलर को वैसे ही सबक सिखाएगा जो उसने कभी इनोसेंट पीपल पर यूज किया था, पर 100 फोल्ड ज्यादा करके। अपने सबसे डार्केस्ट फॉर्म में जांग उस क्रीप जंग शाओफन को बताता है कि वो बुरी तरह फेल हो गया और उसने अपना इकलौता चांस वेस्ट कर दिया। अपने कोर तक डर गया। शाओफन दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करता है पर इससे पहले कि वो बाहर निकल सके सेल्फ समनर उसे एक पल में मार देता है। रेजिंग स्टॉर्म के बीच सेल्फ समनर उस सीरियल किलर जंग को वार्न करता है कि यह उसके पास जिंदा रहने का आखिरी चांस है। वो क्रीप एक खूनी की तरह दरवाजे की तरफ रेंगता करता है। वो पहले ही रिवेंज प्लॉट कर रहा है और इमेजिन कर रहा है कि वो जांग की स्किन को टुकड़े टुकड़े कैसे करेगा। उसके दिमाग में उस औरत के मेमोरीज फ्लैश हो रहे हैं और ये सोचता है कि अभी भी बहुत सारे विक्टिम्स बचे हैं जिन्हें सताया जा सकता है। वो खुद को दरवाजे के करीब खींचता है। दरवाजा लॉक्ड है और वो जल्दबाजी में उस पर अपने मुक्के से मारता है। अपना आखिरी चांस खोने के बाद ग्रिम रीपर जेंग शाओफन को फेलियर बोलता है और एक स्ट्राइक से उसको खत्म कर देता है। अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग को हराने के बाद जांग के स्टैट्स 1 से बढ़ जाते हैं, पर तसल्ली के बजाय
वो सोचता है कि क्या सेलेस्टियल फॉक्सेस को खत्म करने से सच में पर्ल सिटी में सुकून आएगी या सबको बचा पाएगा। जेंग जैसे नीच इंसान के बारे में सोचते हुए वो खुद को याद दिलाता है कि ऐसे मॉन्स्टर्स मर्सी डिजर्व नहीं करते बल्कि सिर्फ मौत। अचानक जांग को हानहाई एकेडमी में खतरा फील होता है, जहां कोई इस स्पेशल डे पर एक लड़की को किडनैप करने का सोच कर रहा है। वो सोचता है कि क्या यह जेंग शाओफन जैसा कोई और क्रीप है। वो तुरंत कैप्टन सिटू से कांटेक्ट करता है, जेंग के एलिमिनेशन और एकेडमी में हो रही डिस्टर्बेंस की रिपोर्ट देता है। अपने विस्परर ऑफ विंड स्किल का यूज करते हुए वो वार्न करता है कि एक किडनैपिंग हो रही है। पर्ज स्क्वाड हेडक्वार्टर्स पर मैनी सिटू को बताती है कि वो एकेडमी के अंदर कुछ भी सेंस नहीं कर सकती, क्योंकि एक पावरफुल बैरियर उसको रोक रहा है और जिसने भी इसे लगाया है वो साफ तौर पर साधारण नहीं है। कैप्टन सिटू जांग को हानहाई एकेडमी जाने और सिचुएशन लाइव रिले करने का ऑर्डर देता है। ल्यू सिशन से कांटेक्ट करते हुए वो सेल्फ समनर को वार्न करता है कि बैकअप आने तक व्यस्त ना करे, पर जांग पहले ही वहां रश कर रहा होता है, जहां क्रीप्स अंदर घुस चुके हैं। 15 मिनट बीत चुके हैं, पर चेंचू वेलिंग जो लड़की को छुपा रही है उसका कोई निशान नहीं। तभी एक क्रीपर बैरियर में रिपोर्ट करता है, पर उनका बॉस काम रहता है, कॉन्फिडेंट है कि ईस्टर्न ड्रैगन सबड्यूइंग स्टोन और लैंटर्न दोनों जगह पर होने की वजह से कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं सकता। बॉस जानता है कि अगर घुसपैठिया चेंचू वेलिंग को अलर्ट करता है तो वो बड़ी सीरियस मुसीबत में है और उनकी इनविजिबिलिटी और मास्ड प्रेजेंस के बावजूद उसके आसपास होते हुए एस्केप करना लगभग इम्पॉसिबल है। जल्दी में क्रीप्स उसे ढूंढते हैं, जबकि जांग हानहाई एकेडमी पहुंचता है और ईस्टर्न ड्रैगन सबड्यूइंग स्टोन को स्टडी करता है, जो एक अच्छी क्वालिटी का आर्टिफैक्ट है। उसकी एनालिसिस बताती है कि यह एक बैटल ब्रेकिंग बैरियर है जो 4 ड्रैगन्स ऑफ डूइंग स्टोन्स से फॉर्ज की गई है। ये अपने यूजर्स को छुपाने के साथ साथ ज्यादातर बैरियर्स को विघटन और रद्द कर सकती है। प्रैक्टिकली एपिक टियर। एक फ्लैशबैक उस पर स्ट्राइक करता है जिसमें इस तरह के टूल को बनाने में लगी इंसानों का बलिदान है, एक ऐसी चीज जो पब्लिक के पास होना बहुत पहले रद्द कर दिया गया था। वो निश्चित है कि वो 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा नहीं है, जो सिर्फ एक ही संभावना छोड़ता है कि वो जू फैमिली के अवशेष हो सकते हैं। बीस्ट टेमिंग जू फैमिली हमेशा से पर्ल सिटी के केओस का दिल रही है। उनकी लेगेसी 200 साल पहले तक चली आती है, जब वो क्रूरता से रूल करते थे, जब तक 3 महान ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर उन्हें गिरा नहीं दिया। 2 महीने पहले उन्होंने फिर स्ट्राइक किया, सन एंड मून पर्ल को शट डाउन कर दिया और सिटी के नए लॉर्ड को गायब करने की प्लानिंग की। उसके थोड़े ही देर बाद उन्होंने सेलेस्टियल फॉक्सेस यूज किए ताकि फियर और डिसऑर्डर फैला सकें। आधा महीना पहले उन्होंने म्यूटेटेड बीस्ट्स की हॉर्ड्स को सिटी वॉल्स के बाहर जमा करना शुरू कर दिया, और अब आज वो हानहे एकेडमी के अंदर मूव कर रहे हैं। उनकी नजर किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे है। जांगपिंग अभी भी जोड़ नहीं पा रहा कि जू फैमिली ने सेलेस्टियल फॉक्सेस को शहर में क्यों आने दिया या इन बीस्ट होर्ड्स को क्यों जुटाया किया, लेकिन उसे सस्पेक्ट है कि यह मिशन उनका असली एजेंडा रिवील कर सकता है। जिस पल वो अंदर स्टेप करता है उसे मूवमेंट फील होती है और वो अपने नाइट वॉकर स्किल से छुप जाता है। ठीक उसी वक्त क्रीपर्स उस लड़की को बाहर खींच लाते हैं और सरप्राइज्ड हैं कि इंट्रूडर जिसने बैरियर में एंटर किया था वो पहले ही गायब हो चुका है। उनका बॉस लैंटर्न समाप्त करने का ऑर्डर देता है ताकि जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची है वो सुरक्षित हो सके। फिर अपना फोकस ड्रैगन सबड्यूइंग स्टोन को सिक्योर करने पर करता है, दृढ़ निश्चयी है कि वो अपनी प्रेजेंस के सारे ट्रेसेस इरेज कर देगा। उन्हें पता नहीं ये सेल्फ समनर इतना शार्प है कि वो उन्हें सेंस कर लेता है और कंफर्म करता है कि एनिमीज जू फैमिली फोर्सेज हैं। एक लेवल 20 एनालाइजर, एक लेवल 17 टेलीकिनेटिक और एक लेवल 15 हिप्नोटिस्ट जो नाइट एंड गेल लैंटर्न से छुपे हुए हैं, जिसकी एनर्जी लो चल रही है। यह टूल प्रेजेंस, सेंट और आइडेंटिटी मास्क करता है। हालांकि इसकी एनर्जी 100 में से 16 पर आ चुकी है और खत्म होने वाली है। उनका टारगेट हान है कि चेन जुंटिंग है, एक लेवल 13 अवेकनर जिसके पास 12 स्टार ग्रोथ और रेयर सेंट्स ब्लड है। यह ऐसी पावर है जो बीस्ट्स को शांत और बॉन्ड करती है। जैसे जैसे यह बढ़ती है निष्क्रिय रूप से स्प्रेड होती है, और जो भी इसे पीता है उसे लॉस्ट एबिलिटीज और एंडलेस मिसफॉर्चून का श्राप लग जाता है। सेल्फ समनर को इस लड़की का पोटेंशियल इंसेन लगता है। उसका सेंट्स ब्लड बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जेम का अपग्रेडेड वर्जन है। वो जानता है कि जू फैमिली जरूर किसी इनोसेंट बीस्ट को कंट्रोल करने के पीछे होगी। जब ट्रियो हवा में वैनिश हो जाता है, जांग उनके पीछे भागने को कहता है और मैनी को उनका ट्रेल ट्रैक करने को कहता है। पर्ज स्क्वाड में मैनी रिपोर्ट करती है कि वो आउटस्कर्ट्स की तरफ जा रहे हैं और सीसी टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी। जांग बोलता है कि वो उन्हें रोकेगा, लेकिन सिटू उसे अपनी सेफ्टी करने को कहता है, पर कोई चांस नहीं कि यह जेम जंकी जू फैमिली को भागने करने दे। उसे पता है कि उसका नेदरमिस्ट सीसी को जरूरत का टाइम दिला सकता है। मिड एस्केप जू बॉस को एक और नेदरमिस्ट बीस्ट नजदीक आते हुए सेंस होता है, और भले ही जांग का भेस नीडिंग फॉर्जिंग टेक्निक की वजह से बना हुआ है, वो जानता है कि एक लेवल 20 एनालाइजर आसपास होने से रिस्की है। जब वो वुल्फ को स्कैन करने की कोशिश करता है तो जांग स्ट्राइक करता है ताकि उसे कट ऑफ कर सके। बॉस को हुआंग को ऑर्डर देने पर फोर्स होना पड़ता है कि वो बीस्ट को हिप्नोटाइज करे। उनके सरप्राइज के लिए ये सच में वर्क करता है, मगर सेल्फ समनर की इन्फिनिट मेंटल एनर्जी की वजह से वो सुरक्षित है। वो उनके साथ खेलता है और दिखाता है कि वो कंट्रोल में है। इससे पहले कि वो पास से अटैक करे और बुरी तरीके हुआंग के शोल्डर पर अपने दांत गाड़ दे, वो टेलीकिनेटिक स्नैप करता है और वुल्फ को हुआंग को छोड़ने का ऑर्डर देता है, जबकि जांग उसे नीचे गिराकर लेवल अप होकर 9 पर पहुंच जाता है। उस रोमांच से गुनगुनाता है कि अब सिर्फ 2 ही बचे हैं।
अगला बंदा क्रशिंग ग्रेविटी यूज करता है और नेदरमिस्ट वुल्फ के अंदर सेल्फ समनर खुद को पिंड और उसे हिलने में मुश्किल होती है। बॉस तुरंत उसे जांच करता है। रिवील होता है कि वुल्फ पर्ज स्क्वाड का जांग पिंग है, एक लेवल 9 रुकी जिसकी एबिलिटीज अननोन है और आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप से रिश्ता है। इस डिस्कवरी से फायर्ड अप होकर बॉस उसे तंग करने के लिए कहता है कि हिम्मत कैसे हुई हीरो बनने की, और कहता है कि सिटू के स्क्वाड के किसी भी बंदे को नहीं छोड़ेगा। अब जांग बस काम रह सकता है और अपना अगला मूव कर सकता है। एनालाइजर में ऑफेंसिव स्किल्स की कमी हो सकती है, पर उसका एपिक रैंक्ड वेपन जांग का असल रूप अब सामने आ रहा है। जांग जल्दी रियलाइज करता है कि जू फैमिली की स्ट्रेंथ ज्यादातर उनके उपकरण में है। लकीली उनमें से कोई भी नेदरमिस्ट एक्टिवेशन में गड़बड़ नहीं करता। हालांकि वो सोचता है कि टेलीकिनेटिक उसके स्ट्राइक्स डिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा। जब जांग डॉज करता है और ट्रियो के खिलाफ पुश बैक करता है तो टेलीयूजर हुआंगेर अस्यूम करता है कि इसकी एबिलिटी हेवी एनर्जी ड्रेन करती है और ये देखने के लिए रुकता है कि ये कब थकेगा। जल्दी ही जांग को बात समझ आती है। टेलीयूजर बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। इम्पेशेंट होकर वो टेलीब्रेट एक गोल्डन बीम फायर करता है और डिमांड करता है कि जांग किस लिए स्टॉलिंग कर रहा है। इधर सेल्फ समनर अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए रेडी है। नेदरमिस्ट रिजर्व्स अब 25 पर स्टैक्ड है। ब्लेड्स उसकी तरफ उड़ते हैं और बॉस मॉक करता है कि अपनी अवज्ञा की आखिरी सांसों का मजा ले, पर जांग का स्नीकी काउंटर उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। जेम जंकी उनकी फ्लॉ पॉइंट आउट करता है कि हुआंगेर को टेलीकिनेसिस यूज करने के लिए अपने हाथों से एम करना पड़ता है, मतलब अगर उसके हैंड्स रिस्ट्रेन्ड हो गए तो वो यूजलेस है। जांग की स्पीड देखकर वो शॉक्ड है। वो बेरली रिएक्ट कर पाते हैं इससे पहले कि वो टेलीब्रेट को सेकंड्स में चुरा घोंप देता है। निराश होकर वो ब्रैट अपने आप को बिगाड़ता है ताकि उसका सीधा फ्री हो सके और वो जांग की रिस्ट पकड़ लेता है। जबकि बॉस टॉन्ट करता है कि लड़के की एनर्जी खत्म हो रही होगी। जांग बस बीच में मजाक उड़ाता है और फायर पावर यूज करता है। फ्लेम्स उन्हें लपेट लेती हैं। जब तक कि वो टेलीब्रेट चिल्लाता नहीं और उसे दूर धकेल नहीं देता, वो आधा जिंदा जल चुका होता है। गोल्डन थंडर उसकी चेस्ट बाइंड कर रहा है। फिर भी जांग मजबूती से खड़ा रहता है जब हुआंगेर उसके ट्रिक्स पर स्नीयर करता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका गियर फायर प्रूफ होगा, लेकिन वो साफ तौर पर फिनिशिंग ब्लो के लिए तैयार हो रहे हैं। हीरो बस स्माइल करता है और बोलता है, अब टाइम आ गया है। ये सुनकर वो हंसते हैं और सोचते हैं कि उसकी मौत का टाइम आ गया है, पर असली जवाब तब आता है जब वाटर मैजिक स्वीप करता है, उनका बैलेंस बिगाड़ देता है। वो फिर भी जांग पर हमला करते हैं, पर चौंक जाते हैं जब सीसी पीछे से स्ट्राइक करती है और हुआंग को एक ही मूव में आउट कर देती है। बॉस ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसने इतनी आसानी से ये कैसे कर दिया। बॉस रियलाइज करता है कि असली ट्रबल अब यहाँ है जब सीसी सीधे उसकी तरफ चार्ज करती है। उसका बैलेंस बिगाड़ देती है। बात करने का कोई टाइम नहीं। फ्यूरियस है कि इस लड़के ने उन्हें इतनी देर तक रोके रखा। उसे रिंग यूज करने पर फोर्स होना पड़ता है। सीसी सडन इलेक्ट्रिक सर्ज को नहीं समझ पाती और उसे रुकने को कहती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है जब पावर स्पाइरल होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो जांग को पकड़ लेती है, उसे सेफ रखती है भले ही वो आउट कोल्ड हो चुका है, और एडमिट करती है कि शर्म की बात है कि वो जू परिवार अवशेष को जिंदा नहीं पकड़ पाए। तभी मैनी की आवाज बीच में आती है, उसे जांग को तुरंत वापस लाने को कहती है। वो अवशेष कर्टन टूट चुका है। यह खबर सुनकर वो हिल जाती है। वो नकली लुआ, जिसे प्रिंसेस यूए के नाम से ज्यादा जाना जाता है। वो बारिश में पर्ल सिटी को देखती है जब जामिंग को बुलाया जाता है। वो सिटी के बाहर म्यूटेटेड बीस्ट्स को इकट्ठा करने की तैयारियों के बारे में पूछती है और उसका नौकर उससे यकीन दिलाता है कि सब रेडी है। अचानक हवा में बिजली का एक तेज झटका लगता है जिससे वो दोनों चौंक जाते हैं। जामिंग तुरंत मिरियड थंडरिंग कॉल को पहचान लेता है और सोचता है कि क्या जू ज़ेयुन किसी मुसीबत में फंस गया है। उसे गुस्सा आता है कि फॉक्स को यह पता चल गया, इसलिए वो इस बात को सिर्फ गरज बोल के टाल देता है, पर यूए को उस पर शक होता है। जब उस पर प्रेशर डाला जाता है, जामिंग जल्दी से एक एक्सक्यूज ढूंढता है। बोलता है कि उसे बचपन से ही थंडर फोबिया है। यूए उस कायर पर ध्यान नहीं देती। उसे पूरा यकीन है कि वो आवाज सिटी वॉल्स के अंदर से आई थी, भले ही अब उसे कुछ दिख नहीं रहा। यूए को वो टाइम याद आता है जब उसने एक आदमी को डेथ्स डोर पर देखा था जो उसकी नाक के नीचे से गायब हो गया था बिना कोई निशान छोड़े। उसे शक है कि यह वही है, एक हाई लेवल इल्यूजन, पर यह इंसानों के ट्रिक्स उनकी काइंडनेस पर काम नहीं करने चाहिए। फिर भी उसे पता है कि उनके इल्यूजरी टैक्टिक्स एक सेलेस्टियल फॉक्स की नजर को धुंधला सकते हैं, और उसे यह ख्याल आता है कि शायद पूरी सिटी ही एक धोखा हो। इस चालाक प्लान पर खुश होकर उसकी हाईनेस अपना डोमेन फैलाती है। उधर सीसी आसमान में अजीब डिस्टॉर्शंस देखती है और सोचती है कि हानहाई एकेडमी की वो लड़की कहाँ चली गई। एक बात तो कंफर्म है, इल्यूजरी कर्टन अब हट रहा है। पूरी तरह से थका हुआ होने के बावजूद जोंग तब भी सीसी को नाइटिंगेल लैंटर्न यूज करने को कहता है। यूए अपना डोमेन पूरी लिमिट तक फैलाती है और आखिरकार उस चूहे को सैंटेस के साथ भागते हुए देख लेती है। जेमिंग हैरान है कि उसकी हाईनेस ने उसको ढूंढ लिया, पर वो उनके चार्ज को रोक नहीं पाता। जू फैमिली फोर्सेज में एक अर्जेंट रिपोर्ट फैलता है जिसमें पता चलता है कि पर्ज स्क्वाड का सिटी में एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम जांग पिंग है। आज रात उनके ऑपरेशन पर अचानक हमला होने के बाद हुआंगसन और हुआंग एर की मौत कंफर्म हो चुकी है रीइंफोर्समेंट्स के बावजूद, और जू ज़ेयुन के पास मिरियड थंडरिंग कॉल को अनलीश करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। वो हिल जाता है जब सुनता है कि जांग पिंग बच गया।
और बुरा तो यह कि रिपोर्ट उसे आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप से जोड़ती है। अभी के लिए जू फोर्सेस जागिन को सेंट टेस को सिटी से बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं। अचानक लाइन टूट जाती है जब रिपोर्टर लुअस शू को देखता है, जिससे बॉस वहीं फ्रीज हो जाता है। कुछ ही देर में जेमिंग बुरी खबर लेके आता है। उनका प्लान बर्बाद हो गया है। जागिन को उस फॉक्स ने मार दिया है। गुस्से में बॉस जेड को शैटर कर देता है। बोलता है कि इतने साल की मेहनत वेस्ट हो गई। जेमिंग ये भी बताता है कि सेंट टेस अभी भी जिंदा है, जो सेलेस्टियल फॉक्स का सबसे बड़ा डर है। वो श्योर है कि प्रिंसेस यूए उसे मारेगी नहीं, बल्कि उसे वापस सिटी लॉर्ड्स मैंशन खींच लाएगी। बाकी लोग पूछते हैं कि सेंट टेस के बिना फॉक्सेस को कंट्रोल करने का कोई और रास्ता है क्या। वो एक सीक्रेट पैसेज के बारे में बताता है जो सिटी के बाहर जाता है, जो इतना वाइड है कि म्यूटेटेड बीस्ट्स को अंदर भेजा जा सकता है ताकि केओस फैल जाए। ऊपर से यह डबल एजेंट रकस के दौरान सेंट टेस को स्नैच करने का चांस लेने के लिए वॉलंटियर करता है। पर कोई आर्ग्यू करता है कि यूए मैंशन को उन गिनने चुनने बीस्ट्स के साथ गार्ड कर रही है जो उन्होंने पहले ही इकट्ठा किए हैं। इसके काउंटर में जीमिंग इंसिस्ट करता है कि जांग पिंग, जो पर्ज स्क्वाड का सीक्रेट एजेंट है, उस काम के लिए यूज किया जा सकता है। वो वॉर्न करता है कि यूए पूरी सिटी को देख रही है और कोई भी डिस्टर्बेंस उसे पर्सनली अटैक करने पर फोर्स करेगी। तो म्यूल प्लान बनाता है कि वो अपने इलीट लोगों को जोंगपिंग को शॉप पर हिट करने के लिए भेजेंगे, जिससे पर्ज स्क्वाड और यूए आपस में क्लैश हो जाए। जब वो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, वो म्यूटेटेड बीस्ट्स को सिटी लॉर्ड्स मैंशन में यूज करके सबको धोखा देंगे। बाकी लोग वॉर्न करते हैं कि इसका मतलब सेलेस्टियल फॉक्सेस के साथ सारे टाइज काटना होगा, इसलिए फेलियर का कोई ऑप्शन नहीं है। जेमिंग इंसिस्ट करता है कि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहनी चाहिए और वो लोग उसे जू फैमिली का ट्रू एयर मानकर उसे वाइस सिटी लॉर्ड के रूप में सपोर्ट करने को रेडी हो जाते हैं। अब सेंट टेस की फेट उसके हाथों में है। अंधेरा होता है जब सीसी का ब्लर्ड फेस जांग को बताता है कि वो जाग गया है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो कंफ्यूज्ड होकर उठ बैठता है कि वो कहाँ है और वो आइस लेडी उसे एक्सप्लेन करती है कि यह पर्ज स्क्वाड हेडक्वार्टर्स है। पहले अर्जेंट हो गया था, इसलिए वो उसे सबसे पहले यहीं ले आई। वो ये भी बताती है कि टीम लीडर जिन्बो को लुओ शू ने बुरा घायल कर दिया था, जिसका मतलब है कि लुओ शू उनकी प्रेजेंस को सेंस करने के बाद अब खुद पर्सनली मूव कर रही है। तभी शूजी अंदर आती है, शॉक्ड है कि जोंग इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया, ये देखते हुए कि उसने 3 हाई लेवल ओपोनेंट से लड़ा जो उससे 10 से ज्यादा रैंक्स ऊपर थे और उसने एक को मार भी दिया। वो कहती है कि अगर लेवल गैप 5 से ज्यादा हो तो यह एक इंस्टेंट किल होता है। फिर सिस्टर सीसी उसकी मुलाकात शूजी से करवाती है, वो सोलर चार्ज यूजर जिसने उसके घाव ठीक किए। जांग, जो न्यूबी की तरह लो प्रोफाइल रखना चाहता है, मजाक करता है कि वो बस लकी था और कहता है जो मौत नहीं देता वो इंसान को स्ट्रॉन्गर बना देता है। तो वो सिस्टर शू का कर्जदार है, मानता है कि उन सबके बिना वो मर चुका होता। उसने सुना था कि ये औरत स्ट्रिक्ट है, पर उसे वो ऐसा नहीं लगती। शूजी इस बात को ब्रश ऑफ करती है, कहती है कि ये तो कुछ नहीं है क्योंकि वो अभी इल्यूजरी कर्टन को मेंटेन नहीं कर रही है। चिट चैट को खत्म करते हुए वो जांग को तुरंत सबसे मिलने को कहती है ताकि वो कल रात की फुल इंटेल शेयर कर सके, और वो लड़का तुरंत अपना पहले वाला ख्याल उसके बारे में बदल देता है। मैनी पेपर वर्क में डूबा हुआ है जबकि शाओवे उसके बगल में नप ले रही है और वो ब्लॉन्ड क्यूटी कैप्टन से छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। वो भी हाथ उठाकर अग्री करती है, जिससे मैनी को गुस्सा आ जाता है जब उसे पता चलता है कि यह बिम्बो तब से जागी हुई थी और फिर भी हेल्प करने से मना कर रही है। पर वो फिर से खर्राटे लेने लगती है। गुस्से में मैनी उसे पंच मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये स्लीपिंग ब्यूटी उसके हर स्विंग को आसानी से डॉज कर लेती है। कैप्टन बेचारे की तरह देखता है। वो जानता है कि हेडक्वार्टर्स में स्टाफ की बहुत कमी है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि फिलहाल उसके साथ एडजस्ट करें। शुजाई ठीक वक्त पर आ जाता है ताकि वर्कलोड कम हो और मैनी उसे गले लगा लेती है। वहीं कैप्टन सिटू ये बताती है कि जू फैमिली और सेलेस्टियल फॉक्सेस ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए हाथ मिला लिया होगा, पर वो सच में एक साथ काम नहीं कर रहे। जू फैमिली ने सर्वेलेंस को ब्लॉक करने वाला शील्डिंग इफेक्ट के साथ एक बैरियर लगाया जो प्रूव करता है कि उन्हें इल्यूजरी लाइट सेलेस्टियल कर्टन के बारे में पता है। पर क्योंकि उन्होंने सेलेस्टियल फॉक्सेस को नहीं बताया, इसका मतलब है कि वो सीक्रेटली इसका यूज खुद के लिए करने की प्लानिंग कर रहे हैं। झुकना उनका स्टाइल नहीं है। फिलहाल वो फॉक्स के हेड से सीधे टक्कर लेने के लिए 2 हफ्ते पीछे हैं। साइटू को लगता है कि हानहाई एकेडमी की लड़की उन्हें हराने की है। उसने रिकॉर्ड्स चेक किए और पता चला कि हेडमास्टर चेन शुआइली का सिर्फ एक बेटा था, चेन हाउन, जिसको माना जाता है कि वो 14 साल पहले मर गया था, अनमैरिड और बिना किसी वारिसों के। अजीब बात यह है कि उसी साल चेन शुएली ने एक ग्रैंड डॉटर चेन जुनतिंग का अनाउंसमेंट किया, जिसका पर्ल सिटी से खून का कोई रिश्ता नहीं था, तो शायद वो किसी बाहर के गांव से थी। शुएली ने चेन जुनतिंग को इतना प्रोटेक्ट किया कि उसे 14 साल तक छुपा के रखा। उसकी सिटीजन फाइल ब्लैंक छोड़ दी, जिसमें अवेकनिंग या एबिलिटी का कोई निशान नहीं था। तभी जांग जोश में बोल उठता है कि वो उसकी पावर जानता है, सेंट टेस ब्लड। सिटू फ्रीज हो जाता है, सोचता है कि क्या वो सच में होली एंसेस्टर विलेज से है, हालांकि वो पूरी तरह श्योर नहीं था। वो सेल्फ समनर अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन करता है, जबकि सिटी लॉर्ड्स मैंशन में प्रिंसेस यूए सेंट टेस के साथ चाय पी रही है। ब्लॉन्डी मासूमियत से पूछती है कि क्या यूए हमेशा से यहीं रहती है और उसे क्या परेशानी है। फिर खुशी खुशी अपने दादा की एडवाइस दोहराती है कि मीठी चीजें खाने से अच्छा फील होता है। यूए, जो अपनी लिमिट पर थी, इस एयरहेड को बर्दाश्त नहीं कर पाई और चुपके से विश किया कि यह मर जाए।
लेकिन तभी सेंटेस की सुनहरी आंखें उस पर लॉक हो जाती हैं, उसकी रूह तक काट देती हैं और यूए को रियलाइज होता है कि यह लड़की उसकी किलिंग इंटेंट के सामने पलक तक नहीं झपक रही है। सेंटेस खुशी खुशी एक कुकी यूए के मुंह में ठोंस देती है, जिससे यूए गिल्टी फील करने लगती है और वॉर नहीं कर पाती। फिर वो चाय की बुराई करती है, ब्रूअर को इडियट बोलती है, अनजाने में यूए को ऑफेंड कर देती है। मिस गुडी एक फ्रेश पॉट बनाने का ऑफर करती है, लेकिन वो लड़की यूए को और ज्यादा परेशान कर देती है। यूए कंफ्यूज्ड थी क्योंकि उसके सीने में गिल्ट सा खींच रहा था। वो मान नहीं सकती कि सेलेस्टियल फॉक्स क्लैन की प्रिंसेस में ऐसी कमी हो सकती है, पर इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ लगती है, जिससे यूए सोचने लगती है कि ये असल में है कौन। पर्ज स्क्वाड ट्रेनिंग रूम में सिस्टर सीसी जांगपिंग के साथ स्पारिंग कर रही है। वो नोट करती है कि उसका नेदर मिस्ट उसके वाटर एलिमेंट की तरह काम करता है, फॉर्म्स शिफ्ट कर सकता है और माइंड से कंट्रोल हो सकता है। वो एक्सप्लेन करती है कि फर्क ये है कि उसका वाटर दोबारा उत्पन्न होने वाला है, जबकि उसका नेदर मिस्ट वन टाइम यूज है, क्योंकि वो सॉलिडिफाई होने के बाद उसे दोबारा अमूर्तियां बनाना नहीं सीख पाया। फिर भी सीसी मानती है कि अगर वो उसे पानी की तरह बहा सके, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच शिफ्ट कर सके, तो वो और ज्यादा यूजफुल होगा। जांग कोनोहा के गारा के बारे में सोचते हुए और एडमिट करता है कि उसके नेदर मिस्ट में अपनी आदतें हैं, पर कम से कम उसे स्टोर करने के लिए मटके घसीटने नहीं पड़ते। सीसी अचानक फुल स्पीड से चार्ज करती है, जांग को अलर्ट रहने और गार्ड अप रखने पर मजबूर करती है। एक स्ट्राइक उसे उड़ता हुआ भेजती है, लेकिन वो नेदर मिस्ट से इम्पैक्ट को कुशन कर लेता है। वो नोट करती है कि अच्छी बात है कि वो डर को नेदर मिस्ट में बदल सकता है, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी की कमी पूरी हो जाती है। फिर उसकी ब्लिजर्ड आती है, जिसको वो प्रो की तरह डॉज करता है, लेकिन कैच हो जाता है जब गिरता हुआ बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाता है और उसे जकड़ देता है। ऊपर के आइस स्पाइक्स से डिस्ट्रैक्टेड होकर वो सीधा उसके जाल में गिर जाता है। सीसी उसे याद दिलाती है कि अगर ओपोनेंट उसे डरता नहीं है तो नेदर मिस्ट काम नहीं करेगा, लेकिन वो सेल्फ समनर इंसिस्ट करता है कि उसे सिर्फ एक अच्छा स्ट्राइक चाहिए। तभी उसकी नेदर मिस्ट डैगर सीधी उसकी तरफ उड़कर जाती है और उसके वाटर प्रिजन को आसानी से तोड़ देती है। हैरान होकर वो एडमिट करती है कि उसके अटैक्स ने उसके डिफेंसेस को लेवल गैप के बावजूद सरपास कर दिया। वो गेस करती है कि वो नेदर मिस्ट बीस्ट्स शायद किसी किंग लेवल म्यूटेटेड क्रीचर के आगे की नस्ल होंगे। सीसी को लगता है कि नेदर मिस्ट बीस्ट्स ने कोई स्पेशल ट्रेट दे दिया होगा, जिससे उसका नेदर मिस्ट उसके लेवल से ज्यादा जोर से हिट करता है। पर वो पॉइंट आउट करती है कि रियल कॉम्बैट में वो अभी भी बेकार है, और अगर ये असल लड़ाई होती तो मर चुका होता। अचानक जांग जोर से चिल्लाता है क्योंकि खौलते हुए पानी से उसकी स्किन जल जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसे गर्म भी कर सकती है। सीसी उसे कहती है कि वो अपनी एबिलिटी के नेचर को सच में स्टडी करे, एक्सप्लेन करते हुए कि पानी कैसे बर्फ, स्टीम या खौलता हुआ गर्म बन सकता है और हर फॉर्म जंग को बदल सकती है। जांग फिर एक मिस्ट स्पाइडर बनाता है, लेकिन सीसी घबरा जाती है और उस गुई चीज को पिस्टल वाटर से उड़ा देती है। अगली ही पल जांग पानी निगल लेता है और सीसी पैनिक हो जाती है। वो उसे हिलाकर कहती है कि वो जल्दी थूक दे क्योंकि प्योर वाटर बहुत टॉक्सिक होता है। वो प्रोटेस्ट करता है कि वो उसे पहले ही गले घोंटकर मार देगी, तो वो पीछे हट जाती है, लेकिन फिर वो अजीब फील करने की शिकायत करता है। एक पल में उसकी पैंट्स नीचे गिर जाती है और टांगों की जगह उसकी कमर के नीचे सिर्फ पानी था। अपेरेंटली सिर के नीचे उसका पूरा शरीर पानी में बदल चुका था, जिससे वो पूरा डर जाता है। जांग को रियलाइज होता है कि उसने एक और एबिलिटी अवेकन कर ली है। एनालिसिस यूज करके वो ओमनीवोर को आइडेंटिफाई करता है, जो एक स्पेशल सब्सटेंस कंज्यूम करने पर यूनिक कंडीशन अक्वायर करने का 10% चांस देता है, और शुद्ध पानी शरीर उसे सभी फिजिकल अटैक से रेजिस्टेंस देता है। उसके लेवल 6 का होना और एक साथ 2 एबिलिटीज अवेकन करना जबरदस्त था। वो अपनी नई पावर्स को समझना शुरू करता है, हालांकि ओमनीवोर का पूरा इफेक्ट अभी भी मिस्ट्री है। सीसी पूछती है कि क्या वो ठीक है या पिघल रहा है, और जांग उसे बताता है कि उसे एडजस्ट होने में बस थोड़ा टाइम लगेगा। वो सोचता है कि क्या नेदर मिस्ट बॉडी और प्योर वाटर बॉडी में कुछ ट्रेट्स कॉमन हैं, जिससे वो उन्हें अपने नेदर मिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरह यूज कर सके। फोकस करके वो जमीन पे छलक जाता है। शुरू में तो खुश होता है, लेकिन दोबारा फॉर्म नहीं पा पाता। अपने अगले अटेम्प्ट पर वो फाइनली नॉर्मल हो जाता है और पूरी तरह नंगा, जिससे उसकी बहन शर्मा जाती है और बोलती है कि वो जल्दी अपने कपड़े पहने। जांग एक्सप्लेन करता है कि उसने वो पानी निगल लिया था जो उसने क्रिएट किया था, और इससे प्योर वाटर बॉडी अवेकन हुई, एक ऐसी पावर जिसका वाटर एलिमेंट यूजर सिर्फ सपना ही देख सकते थे। सीसी उसकी तेज ग्रोथ पर हैरान है। उसे शक है कि यह उसके अनलिमिटेड लेवल अवेकनर होने की पहचान हो सकती है। अचानक उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि आयरन सोल पर अटैक हुआ है, और वो बैकअप के लिए सारी यूनिट्स को डिस्पैच कर देती है। जांग जानता है कि ज्यामिन और दूसरे खतरे में हैं। अपनी नई एबिलिटी पर ट्रस्ट करते हुए कि वो पानी में बदलकर फिसलकर निकल सकता है, वो जाने की जिद करता है, भले ही सीसी वार्निंग देती है कि यह ट्रैप हो सकता है, और वो आखिरकार उसे अपने साथ आने देती है। आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप पर जांग, सीसी और दूसरे हैरान थे कि असैसिन्स कहां से आए। सीसी तुरंत कुछ आदमियों को सर्वाइवर्स ढूंढने के लिए ऑर्गेनाइज करती है, जबकि दूसरा ग्रुप और अटैकर्स आने की सूरत में डिफेंसेस सेटअप करता है, और वो तुरंत उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। सीसी चैंग, जो इंजर्ड थी, धीरे से उसका नाम लेती है, और यह लड़का तुरंत उसके पास दौड़ जाता है। वो उसे जल्दी करने को कहती है, बोलती है कि अंकल लियू और वांग जनमिन दोनों बुरी तरह घायल हैं।
सीसी आती है और जांग को कहती है कि वो दूसरों को चेक करेगी जबकि वो सीसी चैंग के साथ रहे, और वो ध्यान से उसके कटे हुए हाथ पर पट्टी बांधता है। वो उसकी इंजरी के बारे में पूछता है, लेकिन वो उस बात को टाल देती है, कहती है कि ठीक है और एक हाथ खो देने से वो मर नहीं जाएगी। थोड़ी देर बाद सीसी अपनी टीम के साथ वापस आती है और जख्मियों को इलाज के लिए ले जाने का ऑर्डर देती है। जांग जिमिन की तरफ मुड़ता है जो शांत पड़ी थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। आइस लेडी सीसी जांग को दोबारा बताती है कि जिमिन की चोटें सिर्फ फ्लैश वुंड्स, मामूली घाव हैं और वो सिर्फ बेहोश है। वो वंडर वुमन कहती है कि वो सुकून में है कि वो जिंदा है, लेकिन अपने छोटे भाई को केयरफुल रहने की वार्निंग देती है। नोट करती है कि असैसिन्स ने साफ तौर पर उसी को टारगेट किया था। वो पूछती है कि क्या उसने पावरफुल दुश्मन बना लिए हैं, लेकिन जांग उसे हीलिंग पर फोकस करने को कहता है। सीसी आगे ऐड करती है कि सिटी में रुकना अनसेफ है और पर्ज स्क्वाड उन्हें इलाज के लिए एक सेफ हाउस में ले जाएगा। जांग अपना सर नीचे कर लेता है, खुद को ब्लेम करते हुए रियलाइज करता है कि पर्ल सिटी में बीस टेमिंग जू फैमिली ही अकेला ग्रुप है जो उसकी मौत चाहता है। सीसी तुरंत इन्वेस्टिगेट करने का प्रॉमिस करती है, जबकि लुओ पास में एनर्जी सेंस करती है। जांग तुरंत उसकी आवाज पहचान लेता है और जानता है कि वो बहुत पास होनी चाहिए। लुओ सोचती है कि खतरे को लटका देने से बेहतर है कि पहले ही वार किया जाए। यह सेल्फ समनर जल्दी से सीसी को पकड़ लेता है और उसे खतरे से बाहर खींच लेता है, जिससे लुओ शू उसके टाइमिंग से इम्प्रेस हो जाती है। वो चेक करता है कि सीसी ठीक है या नहीं और वो सिर हिला देती है, सवाल करती है कि एक सपोजिडली टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के लिए लुओ इतनी जल्दी कैसे आ गई। जांग सजेस्ट करता है कि वो शायद पहले से ही सिटी को वॉच कर रही होगी। उसी पल लुओ शू जांग को पहचान लेती है और वो उसे फॉर्मर क्लासमेट की तरह ग्रीट करता है। वो आइस लेडी उसे पीछे हटने की वार्निंग देती है और लुओ को रोकने के लिए मैजिकल ब्लिजर्ड से अटैक करती है। वह सेलेस्टियल फॉक्सेस का तेज दिमाग नोट करता है। सीसी डेडली फोर्स यूज करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। इसका मतलब है उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है। जेम जंकी के लिए सेलेस्टियल फॉक्सेस के टॉप डॉग को एनालाइज करने के लिए इतनी रेंज काफी नहीं है। लुओ को रियलाइज होता है कि सारी गड़बड़ के पीछे यही लोग हैं, और सीसी डर से हक्का बक्का रह जाती है जब लुओ उसके डिफेंसेस को एक ही स्ट्राइक से तोड़ देती है। उसी वक्त उसकी हाईनेस लुओ नोट करती है कि भले ही वाटर गर्ल सीसी उसके अटैक्स को सेंस कर लेती है, वह भ्रम को देख नहीं सकती और सिर्फ उनके आसपास की ठंडी हवा, कोल्ड एयर में चेंजेस पर ही रिएक्ट करती है। यह फॉक्स फ्रीक एक सीरीज में अटैक्स लॉन्च करती है सीसी को टेस्ट करने के लिए कि क्या वह डॉज कर पाती है, और सीसी फील करती है कि वह डायरेक्शन सेंस नहीं कर पा रही। जांग जोर से इंस्ट्रक्शंस चिल्लाता है, उसे ऊपर और अपने लेफ्ट में मूव करने को कहता है, और सीसी थैंकफुल होती है, जानती है कि वह अकेले नहीं संभाल पाती। वह हर स्ट्राइक को अपनी आइस सोर्ड से डिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे इम्पोस्टर लुओ हैरान रह जाती है। उसे रियलाइज होता है कि जांग उसके हर मूव को एंटिसिपेट कर रहा है, साफ तौर पर उनके भेस को देख रहा है। इसलिए इम्पोस्टर लुओ सोचती है कि उसे जांग को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन डिसाइड करती है कि देखते हैं वह कितनी देर तक रुक पाता है। ये सेल्फ समनर डर का एक झटका फील करता है और डॉज करने में स्ट्रगल कर रहा था, और साथ ही साथ सीसी को गाइड भी कर रहा था। वह अपने नेदर मिस्ट को मैक्स लिमिट तक धक्का देता है। उस फॉक्स फ्रीक को छेड़ते हुए पूछता है कि वह आज इतनी गुस्से में क्यों है और क्या उसे किसी ने डंप कर दिया है। वह हड्डियां जमा देने वाली स्माइल से जवाब देती है, मानती है कि उसने खुद को अच्छे से छुपाया है, कहती है कि उन्होंने उसे बार बार टेस्ट किया है और वह हमेशा उनकी मुट्ठी से फिसल जाता है, लेकिन इस बार वह प्रॉमिस करती है कि वह बच नहीं पाएगा। वह 3 टेल्स को तो हैंडल कर सकता है, पर अगर उसने 3000 को हैंडल कर लिया तो। सीसी वार्न करती है कि उसका अटैक पावर हद से ज्यादा है और जांग के नेदर मिस्ट रिजर्व्स तेजी से गिर रहे हैं, 10% तक पहुंच गए हैं। इम्पोस्टर लुओ टॉन्ट करती है कि एक सिंगल सेकंड भी सरवाइव करना जीते में गिनती है। जब रिजर्व्स 0 तक पहुंचते हैं, सेल्फ समनर को रियलाइज होता है कि उसने अपना 100% नेदर मिस्ट एक ही झटके में खर्च कर दिया। फिर भी यह उसे धीमा करने के लिए काफी नहीं था। वह सोचता है कि क्या यही उसका एंड है। कैप्टन का प्रोजेक्शन अपीयर होता है, उसे ध्यान से सुनने का कहता है। उसे इस तरह का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का सिर्फ एक शॉट मिलेगा, और जांग हैरान रह जाता है। जांग पिंग और सीसी इम्पोस्टर लुओ के सामने खड़े होते हैं, जो अंदर से एक हाई लेवल सेलेस्टियल फॉक्स है, कैप्टन के प्रोजेक्शन के मुताबिक अपना पावर बर्स्ट यूज करते हुए। जांग सीसी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर दूर ले जाता है, और वह वहां से भाग निकलते हैं। गुस्से में टॉप फॉक्स उन्हें जाने नहीं देने की जिद करती है, एक स्पेल कास्ट करती है और सबको ऑर्डर देती है कि जांग पिंग को किसी भी कीमत पर हंट करें, तो हर बीस्ट इकट्ठा हो जाता है। बाद में पर्ल सिटी के बाहर पर्ज स्क्वाड सेफ हाउस में जांग सिस्टर चांग से बात करता है और एक्सप्लेन करता है कि उसने ऑफिशियली पर्ज स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है और सिटी कर्स वाले फॉक्सेस के कब्जे में गिर चुकी है। वह सीसी को अपनी सेफ्टी के लिए छुपे रहने की जिद करता है और माफी मांगता है और एडमिट करता है कि यह सब उसकी गलती है। सिस्टर चैंग उसे यकीन दिलाती है कि यह तो सिर्फ एक हार है और वह बच जाएगी। उसे याद दिलाती है कि अंकल लियू और दूसरों को बचाने के लिए वह उसका एहसान मानती है। वह लड़का कसम खाता है कि ब्लैकस्मिथ शॉप वापस लेगा, लेकिन फिलहाल उसे सिटी के बाहर सेफ रहना होगा। सीसी चुपके से रियलाइज करती है कि जांग बहुत बड़ा हो चुका है। सीसी चैंग लड़के को इशारा करती है कि छोटी लड़की वेट कर रही है और वार्न करती है कि उसे अपना ध्यान भटकाने न दे।
बाहर आते हुए वह वियर्डो जांग सीसी से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। छोटी लड़की कहे जाने की आवाज उसे टेंस कर देती है और वह तुरंत ऑकवर्ड फील करता है। सिस्टर चांग को ब्लेम करता है कि उसने ऐसा बोला है। उसका मतलब तो सिर्फ बड़ी दीदी सीसी को इज्जत से कहना था। फिर भी इतनी सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद और उसकी 2 जीवन का तजुर्बा जो सीसी से बहुत ज्यादा है और लंबी उम्र के चलते ये पल अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तभी सीसी झिझक को खत्म देती है, उसे अपने पीछे आने को कहती है। वह एक्सप्लेन करती है कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज होने के बाद पर्ल सिटी वापस जाना रिस्की होगा और उसे कैप्टन के इंस्ट्रक्शंस का वेट करना चाहिए। वह जांग को याद दिलाती है कि सेंट एस पर उसने जो इंटेल दी है वह बहुत कीमती है और उसकी तारीफ करती है कि उसने रेपिस्ट मिशन को प्रो की तरह हैंडल किया। पर्ज स्क्वाड की तरफ से एक छोटा रिवॉर्ड के तौर पर वह उसे गोल्डन ब्लड का एक फ्लास्क पकड़ाती है। जांगपिंग पूछता है कि क्या यह सच में गोल्डन ब्लड है और सीसी एक्सप्लेन करती है कि यह सीधा जिन्बो से आया है, ध्यान से निकालकर स्टोर किया गया है। वह उसे कहती है कि इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं जो बड़े घाव को ठीक कर सकता है और यहाँ तक कि उनके सबसे रिस्पेक्टेड वेटरन्स की लाइव्स भी बढ़ा सकता है। सीसी जांग को इंस्ट्रक्शन देती है कि वह इसे यहीं ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पी ले ताकि देख सके कि क्या वह इसकी कोई पावर अवेकन कर पाता है। साथ ही वह उसे याद दिलाती है कि गोल्डन ब्लड एक ब्लड लाइन एबिलिटी है जिसे उसकी आगे की नस्ल विरासत में कर सकती है। उसे कॉशियस रहने और लालची मौका देखने वालों को अट्रैक्ट करने से बचने की वार्निंग देती है। वह सेल्फ समनर कंधा उचका देता है, इसे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मानकर टाल देता है और मजाक करता है कि हो सकता है उसकी शादी कभी हो ही ना। गोल्डन ब्लड पीते वक्त वह होप करता है कि ओमनिवोर स्किल थोड़ा कुछ तो कर दे, खासकर जब यह नेदर मिस्ट और प्योर बॉडी वाटर के साथ काम किया था। वह डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहता। वह तुरंत पूछती है कि क्या उसे कोई अवेकनिंग फील हो रही है, लेकिन वह कहता है कि कुछ अलग नहीं लग रहा। फिर अपने हाथ पर खून देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि यह काम कर गया। स्टेटस पर उसकी बॉडी प्योर ब्लड बॉडी अवेकन करती है जिससे वह प्योर ब्लड फॉर्म में शिफ्ट हो सकता है जो दूसरे इंसान की बॉडी के साथ मर्ज होकर उनकी हीलिंग को तेजी से बढ़ा सकता है। साथ ही वह लड़का हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी ओमनिवोर एबिलिटी असल में अनलिमिटेड लेवल पावर है। वह सीसी को बताता है कि वह सिर्फ पास होने से किसी इंसान की कंडीशन सेंस कर सकता है। उसके चेहरे पर घाव का निशान देखकर वह उस बारे में पूछता है, लेकिन वह इस बात को टाल देती है, कहती है कुछ सीरियस नहीं है। सीसी और जानने की रिक्वेस्ट करती है तो जांग एक्सप्लेन करता है कि इस फॉर्म में वह अपने आसपास के हर लिविंग बीइंग की लाइफ फोर्स फील कर सकता है और उनके साथ मर्ज होकर इंजरीज, यहाँ तक कि स्कार्स को भी हील कर सकता है। वह पॉइंट आउट करती है कि इसका मतलब है कि वह पोटेंशियली चांग का कटा हुआ हाथ वापस ला सकता है। सेल्फ समनर आगे ऐड करता है कि जब तक काफी खून है वह सिर्फ एक स्किन के टुकड़े से पूरा शरीर फिर से बना सकता है। अपने प्योर वाटर फॉर्म को डिफेंस के लिए और प्योर ब्लड फॉर्म को दूसरों को हील करने के लिए यूज करते हुए वह उससे जल्दी करने और सिस्टर चांग की मदद करने की जिद करती है और वह मान जाता है और पूछता है कि क्या वह बाद में सिर्फ टीममेट्स की जगह पुराने दोस्तों की तरह बात कर सकते हैं। वह सिर हिलाती है। सिटी के बाहर शांत जंगल में जानवर एक नदी से पानी पी रहे थे पर अचानक फ्रीज हो जाते हैं जब जमीन भारी कदमों से हिलने लगती है। कहीं से भी म्यूटेटेड बीस्ट्स और ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ चला आता है। मैनी नोटिस करती है कि कैप्टन सिटू होली एंसेस्टर विलेज के रिकॉर्ड्स पढ़ रहे हैं और पूछती है कि ये सब जरूरी क्यों है। कैप्टन एक्सप्लेन करता है कि भले ही बीस्ट टेमिंग जू फैमिली पावर आने के बाद जालिम हो गई, वह एक वक्त गार्डियंस माने जाते थे। उनका लीडर जू ची यंग सन गॉडबर्ड के साथ मर्ज हो गया था और हर दिन आसमान में उड़ान भरता था, रोशनी और गर्मी लाता था जिससे गांव वालों को एक भयानक सर्दी में बचाया गया। उसने यह 10 साल तक जारी रखा जब तक वह थकान से गिरकर मर नहीं गया। उसकी मृत्यु के बाद उसे पर्ल सिटी के पास सनसेट माउंटेन्स में दफना दिया गया और बचने वालों ने उसकी टूम की सुरक्षा करके उसका सम्मान किया। वक्त के साथ वह गार्डियंस वहां अपनी जिंदगी बसाने लगे, शादी की और परिवार बड़ा किया और उसी से होली एंसेस्टर विलेज का जन्म हुआ। जब वह पूछती है कि इसका क्या लेना देना है, सिटू एक्सप्लेन करता है कि हर 100 साल में उसी गांव में एक पवित्र नारी पैदा होती है। कैप्टन एक्सप्लेन करता है कि सेंटेस ब्लड लाइन गांव को म्यूटेटेड बीस्ट से बचाती है। ब्लॉन्डी डर कर पूछती है कि क्या चेन जुनटिंग उस होली एंसेस्टर विलेज की सेंटेस है। सिटू को लगता है कि जू फैमिली शायद उसे सेलेस्टियल फॉक्स क्लैन को कंट्रोल करने के लिए यूज करने का प्लान बना रही है। वह हैरान है कि वह हनहाई एकेडमी में क्यों दिखी और गांव चुप कैसे रह सकता है, लेकिन वह वार्न करता है कि अगर यह बात फैल गई कि वह उनके कब्जे में है तो गांव इसे पर्ल सिटी पर अटैक करने का बहाना बना सकता है। पूछने पर वह रिवील करता है कि 150 साल पहले पर्ल सिटी पर एक जालिम शासक का राज था और जू फैमिली की गलतियों को दोबारा होने से रोकने के लिए पर्ज स्क्वाड ने उसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। सिटी लॉर्ड के सपोर्ट से उन्होंने उसे भगा दिया, लेकिन बाद में वह होली एंसेस्टर विलेज की लीडर बन गई। वह आगे ऐड करता है कि उसने शायद कभी पर्ल सिटी को वापस लेने की अपनी इच्छा छोड़ी नहीं। कैप्टन को लगता है कि वह सिर्फ सही वक्त का वेट कर रही होगी पलटवार करने के लिए। पर्ज स्क्वाड ने सिटी के बाहर कई छुपे हुए सेफ हाउसेस बनाए हैं, कुछ चट्टान में खोदे हुए, कुछ जमीन के नीचे और कुछ पेड़ों पर ऊंचे। सेफ हाउस नंबर 3 पर सीसी को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह परेशान हो जाती है कि कहीं यह जू फैमिली तो नहीं।
वह इन्वेस्टिगेट करना चाहती है लेकिन हिचकिचाती है जब वह अंदर आराम कर रहे घायल लोगों को देखती है। जानती है कि अगर वह पकड़े गए तो सब खतरे में पड़ जाएंगे और सिर्फ जांग ही सबको बचाने के लिए अकेला है। तभी वह सेल्फ समनर जोर से चिल्लाता है कि यह काम कर गया। वह याद करती है कि लैंटर्न की एनर्जी खत्म हो चुकी थी। जांग एक्सप्लेन करता है कि उसने उसे फेंकने की बजाय रिचार्ज करने की कोशिश की और फायर डिवाउरर, प्योर वाटर बॉडी जैसे अलग मेथड्स टेस्ट करने के बाद प्योर ब्लड बॉडी और नेदर मिस्ट बॉडी से एक गोस्ट लैंटर्न क्रिएट किया। ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो सेंस को छिपा देता है और डिटेक्शन को ब्लॉक करता है। अब इसमें 21% एनर्जी है और नेदर मिस्ट मिलाने से ये हल्की रोशनी दे रहा है, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। खुश होकर सेल्फ समनर कहता है कि वह लैंटर्न को सेफ हाउस को छिपाने और जानकारी निकालने के लिए बाहर निकलने में यूज कर सकते हैं। जिस पल जांग और सीसी बाहर कदम रखते हैं वह फ्रीज हो जाते हैं जब बीस्ट्स का एक बड़ा झुंड तेजी से पास से गुजरता है। वह हैरान है कि इतनी बड़ी तादाद में बीस्ट्स को जू फैमिली ने कब कंट्रोल किया। ल्यू सिशान तुरंत हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करती है कि लगभग 10,000 बीस्ट्स, ज्यादातर फॉरेस्ट वुल्व्स और बुलेट रैबिट्स, सेफ हाउस नंबर 3 के पास जमा हो रहे हैं और पर्ल सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी स्पीड से हैरान होकर जांग नोट करता है कि वह शिकारियों से कम और किसी और चीज से भागते हुए शिकार ज्यादा लग रहे हैं। अचानक वह लड़का सीसी को बुलाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है जब वह दोबारा रेडियो पर बताती है कि लगभग 50,000 ज़ॉम्बीज भी सिटी की तरफ आ रहे हैं। कैप्टन सिटू शॉक में टेबल पर हाथ मारता है और मान लेता है कि उनके करंट मैन पावर के साथ, जिसमें जू फैमिली के बचे हुए लोग और सेलेस्टियल फॉक्सेस भी हैं, दोनों झुंडों को रोकना नामुमकिन है। वह खुद बीच में आने पर विचार करता है लेकिन जल्दी ही एक दूसरा प्लान डिसाइड करता है। कैप्टन मैनी, चेन लोआई और शूजियाई को बुलाता है, उन्हें सेलेस्टियल कर्टेन को रेडी करने का ऑर्डर देता है। जब वह डिटेल्स के लिए उस पर प्रेशर डालते हैं, वह एक्सप्लेन करता है कि प्रिंसेस यूए अभी भी कल से कमजोर है, जब सिटू ने जांग को बचाने के लिए उसे दबाया था। भले ही सिटी गार्ड और इन्वेस्टिगेशन टीम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पर्ल सिटी में अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं। गोल वह रिवील करता है ये है कि सेलेस्टियल कर्टेन पर एक वार्निंग खोदकर लिख दी जाए ताकि ज़ॉम्बी थ्रेट के खिलाफ उन्हें एक साथ लाया जा सके। एक बार अवेकनर्स जमा हो जाएं तो वह सिटी में घुल मिल जाते हैं। सेलेस्टियल फॉक्सेस की नजर से बचते हुए सिटी की सुरक्षा श्योर करते हैं। वह चलने का कमांड देता है और लड़कियां तुरंत उसका पालन करती हैं। चैनल स्विच करते हुए वह सीसी और जांग को ऑर्डर देता है कि रीइंफोर्समेंट्स के लिए टाइम खरीदने के लिए सिटी के बाहर बीस्ट्स और ज़ॉम्बीज को देर करें। वह बिना हिचकिचाए कंफर्म करते हैं। इधर सेफ हाउस नंबर 5 पर कैप्टन ग्लासेस गाय को सेफ हाउस नंबर 3 की तरफ जाने और सीसी को सपोर्ट करने का डायरेक्शन देता है। वह तुरंत मान जाता है और अपनी टीम के साथ उसकी पोजीशन को रीइंफोर्स करने के लिए निकल पड़ता है। यह ट्रियो जोश में था क्योंकि यह उनका टाइम था चमकने का। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में डबल एजेंट हुआंग जेमिंग को यकीन था कि ब्लैकस्मिथ शॉप पर रेड आसानी से हो जानी चाहिए थी। वह जू फोर्सेस को रिपोर्ट करता है कि प्रिंसेस यू वे अंदर नहीं है, जिससे उन्हें नेक्स्ट स्टेप पर मूव करने की परमिशन मिलती है। लेकिन खबर आती है कि जू रेमनेंट्स मुश्किल में फंस गए हैं। सिटी के बाहर अज्ञात ज़ॉम्बीज का अचानक से एक झुंड अपीयर हुआ है, जिससे म्यूटेटेड बीस्ट्स में अफरा तफरी मच गई है। किसी को नहीं पता कि इसका हाथ किसके पीछे है और जेमिंग ठंडे से ऑर्डर देता है कि इस डिजास्टर को संभाला जाए उससे पहले कि यह और ज्यादा फैल जाए। वह वार्न करता है कि अगर प्लान फेल हो गया तो सब खत्म है। अपनी फेलियर्स से परेशान वह खुद एक्शन लेने का डिसाइड करता है। डिटरमिन्ड था कि सेंटेस को ट्रैक डाउन करेगा और मौका आने पर उसे पकड़ लेगा। तभी जेमिंग मुड़ता है और सिटी गार्ड स्क्वाड 1 को चुपचाप उसके पीछे खड़ा पाता है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि कैप्टन लिन केडी अपने आदमियों के साथ यहाँ क्यों है। मजबूरन प्यारी स्माइल लाते हुए जेमिंग पोलाइट तरीके से कैप्टन से पूछता है कि वह आज क्यों आए हैं, खासकर जब सिटी लॉर्ड मौजूद नहीं है, और ऑफर करता है कि कोई जरूरी बात हो तो वह आगे पहुंचा देगा। लेकिन लिन उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और अपने स्क्वाड के साथ आगे बढ़ जाता है। जेमिंग को हल्का सा शक होने लगता है। सोचता है कि क्या इस आदमी को उस पर कोई शक है। जब लिन एक दरवाजे से धक्का देकर अंदर जाता है तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। जेमिंग को अंदर एक अनोखा सीन दिखाई देता है, एक लाइवली डांस पार्टी जिसमें चेन जुनटिंग नए आने वालों को गर्मी से स्वागत कर रही थी। कैप्टन लिन अब हाथ में ड्रिंक लिए उतना ही खोया हुआ लगता है। साफ था कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह यहाँ बीच में कैसे आ गया। उसे याद आता है कि प्रिंसेस यूए ने उन्हें यहाँ इनवाइट किया था। भले ही उसके पास जांगपिंग को पकड़ने का ऑर्डर था, मम्मी जैसे आदमी, लिन को यह याद आकर अभी भी पेट में गंदगी फील होती है। जंटिंग लिन को बेवकूफ होने पर छेड़ती है, जबकि लिन सोचता है कि क्या प्रिंसेस यूए सच में वह थी जिसने उन्हें बुलाया था। अचानक जंटिंग से एक अजीब ऑरा आने लगता है जो लिन को जबरदस्त फील कराता है कि वह अपने क्लैन के किंग के पास खड़ा है। जंटिंग अपने दादा की बात को याद करते हुए कि कुछ भी वेस्ट नहीं करना, एक क्लेम बोल्डली करती है और लिन इंस्टिंक्ट से लेडी सेंटेस के आगे घुटने टेक देता है। वह धीरे से उस टाइटल को मना करती है और इंसिस्ट करती है कि यहाँ सब दोस्त हैं, उससे पहले कि वह खुशी खुशी लिन को डांस फ्लोर पर अपने साथ शामिल होने के लिए खींच लेती है। जो कुछ वह देखता है, जेमिंग रिजल्ट निकालता है कि लेडी सेंटेस सिर्फ म्यूटेटेड बीस्ट्स को ही इन्फ्लुएंस कर सकती है, जिससे उसे शक होता है कि लिन केडी को सेलेस्टियल फॉक्स ने बदल दिया है। उसे यकीन है कि प्रिंसेस यूवे उस पर ट्रस्ट नहीं करती कि उसे ऐसे सीक्रेट्स शेयर करे,
और ज्यादा ऑब्जर्व करते हुए उसे शक होता है कि सिटी गार्ड में कोई सच्चा इंसान बाकी है भी या नहीं। मानता है कि उन्हें सबको सेलेस्टियल फॉक्सेस में बदल दिया गया है और अब वह चेन जुनटिंग के कंट्रोल में है, कुछ ऐसा जिससे लेडी सैंटेस खुद अनजान लगती है। उसे एक मौका मिलता है तो जेमिंग सोचता है कि जंटिंग को अपने साइड में मिलाने की कोशिश की जाए, जिससे उनका प्लान आसानी से अगले फेज में बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह इस गोल्डन गर्ल के साथ बातचीत शुरू करता है, जो खुशी खुशी नए दोस्तों को खेलने के लिए ढूंढ रही थी। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिस लुओ उसके सम्मान में इतनी बड़ी पार्टी रखेगी। जंटिंग पूछती है कि सिस लुओ कब वापस आएगी और जेमिंग घबराते हुए जवाब देता है कि वह किसी काम से बाहर गई है। अनफॉर्चुनेटली उसे शक है कि यह बेफिक्री लड़की ही वह है जिसने इन सब सो कॉल्ड दोस्तों को बुलाया है। अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश करते हुए वह खुद को उसका अंकल बुलाता है और क्लेम करता है कि उसे इससे भी ज्यादा मजेदार जगह पता है। उसका हाथ पकड़ने के लिए बढ़ते हुए सजेस्ट करता है कि वह वहां चले, लेकिन जुनटिंग तुरंत हाथ हटा लेती है, इंसिस्ट करती है कि वह यहाँ खेलना खत्म नहीं कर चुकी और उसे जानती भी नहीं कि वह कौन है। मामला और ज्यादा खराब करने के लिए लेडी सेंटेस हड़बड़ाकर डिमांड करती है कि उसे कैसे उसका नाम पता चला, जबकि बाकी सब डांस के बीच में ही फ्रीज हो जाते हैं। वह उसे एक अजीब शिकारी जैसे नजर से घूर रही थी। सेफ हाउस नंबर 3 के पास सीसी अपनी वाटर मैजिक के साथ आगे बढ़ती है, जबकि जांग अपना नेदर मिस्ट फैलाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि उसने बीस्ट्स को जमा कर लिया है और उसे फ्रीज करने की जिद करता है। आइस लेडी वॉर करती है, लेकिन क्रीचर्स आजाद हो जाते हैं और रुकने वाली फोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं। वह चिल्लाती है कि उसकी पावर उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं है। सेल्फ समनर वापस चिल्लाता है कि वह लाइन होल्ड करेगा। इन बीस्ट्स ने उसे ढेर सारा डर भर दिया है, लेकिन अब वह उस डर को नेदर मिस्ट की वजह से ताकत में बदल देता है। खुद को लिमिट तक धक्का देते हुए वह उसकी मैक्सिमम पावर छोड़ता है। उसको एक मैसिव नेदर मिस्ट ड्रैगन की शक्ल देता है। वह सिर्फ मजबूती से खड़ा रह सकता है और मदद आने तक सह सकता है। नेदरमिस्ट ड्रैगन के सामने म्यूटेटेड बीस्ट्स और ज़ॉम्बीज के झुंड थे। जांग को नेदरमिस्ट एनर्जी और एक्सपीरियंस पॉइंट्स की एंडलेस सप्लाई दिखाई देती है। बस कुछ 100 और वह अपने स्टैट्स को बूस्ट कर सकता है, या यहाँ तक कि लेवल अप भी। एक म्यूटेटेड बीस्ट अपने साथियों को बिखरने का ऑर्डर देता है और सब मानते हैं, समझदारी से लड़ाई की जगह भागने को प्रायोरिटी देते हैं। एक स्टैग जो लड़खड़ा रहा था और हॉर्ड को गाइड कर रहा था, आइस लेडी के रास्ते में आता है, जो आइसी स्पाइक से वार करती है।